एपिसोड नंबर 1181। उड़ने में सक्षम न होना वास्तव में असहनीय था। ये दरार 1000 मीटर से अधिक गहरी थी, इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवकती बहुत तेज थे, उन्हें बाहर निकलने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। सौभाग्य से उन्हें कुछ लाभ हुआ था और वह अपेक्षाकृत अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आधे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवकती आखिरकार फिर से जमीन पर लौट आए। मजबूती से खड़े होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए अपने अंतरिक्ष वलय से अपना जीवन चुंबकीय कंपास बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले कि वह फिर से आगे बढ़ पाते, उन्हें अचानक अपने दिल में एक महान खतरे का एहसास हुआ और एक अकल्पनीय संकट की भावना उनके ऊपर उतर आई, जिससे उनका शरीर अनैच्छिक रूप से कस गया। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उन्हें बुला रही हो। जल्दी से त्रिपाठी जीवकती ने अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और एक तरफ हट गए। एक निश्चित दिशा से लाल रोशनी की एक चमक निकली और सीधे त्रिपाठी जीवकती के सीने के दाहिनी ओर लगी। विशाल बल ने त्रिपाठी जीवकती को उड़ा दिया, जिससे उन्हें अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। इस अजीब हमले के तहत त्रिपाठी जीवकती ने पाया कि वह वास्तव में घायल हो गए थे, और वह भी हल्के से नहीं। इससे पहले कि उनका शरीर जमीन पर गिरता, त्रिपाठी जीवकती की विशाल दिव्य चेतना जंगली रूप से फैल गई और तुरंत इस गुप्त हमले के स्रोत पर ताला लगा दिया। एक नज़र में त्रिपाठी जीवकती की हत्या की मंशा उमड़ पड़ी। ये वह मूर्ख यादव चंद मन निकला, और उनके बगल में वे 2 तृतीय कोटि संत राजा कृषक थे जिन्हें त्रिपाठी जीवकती ने पहले देखा था। वे 2 लोग थे जिन्हें यादव परिवार ने उनकी रक्षा के लिए भेजा था। उनमें से एक ऐसा लग रहा था जैसे वह उस क्षण रहने वाला हो और अपने हाथ में एक तीर धनुष के आकार की कलाकृति पकड़े हुए था। ये कलाकृति एक अजीब आभा उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि ये पागलपन से उनकी संत शक्ति को अवशोषित कर रही हो, जिससे वह अधिक और अधिक थके हुए लग रहे थे। इतना ही नहीं, त्रिपाठी जीवकती ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि कृषक जो तीर धनुष के आकार की कलाकृति पकड़े हुए था, उसके हाथ पर एक गहरा लाल घाव था, जिससे खून तीर धनुष के आकार की कलाकृति में बह रहा था। तीर धनुष के आकार की कलाकृति भी एक भयंकर जानवर की तरह थी, खून डालते ही गायब हो जाती थी, जिससे ये खून की तरह लाल हो जाती थी। ये देखकर दूसरे कृषक ने जल्दी से अपने अंतरिक्ष वलय से कई गोलियां निकाली और कमजोर कृषक के मुंह में डाल दी। जहां तक यादव चंद मन की बात है, उन्हें लगा कि वह मारे जा चुके हैं। वह उस पहाड़ी से उत्साह से खड़े हो गए जहां वह छिपे हुए थे और उत्साह और अपेक्षा से भरे चेहरे के साथ देखा। वह इतने उत्साहित थे कि वह नाचने लगे और जोर से जयकार करने लगे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि त्रिपाठी जीवकती जमीन पर नहीं गिरे, तो यादव चंद मन दंग रह गए। त्रिपाठी जीवकती ने तुरंत उनके साथ परेशानी की तलाश नहीं की। यादव चंद मन डरने लायक कुछ भी नहीं थे, और कृषक जिसने अपनी तीर धनुष कलाकृति का उपयोग करके उन पर एक गुप्त हमला किया था, वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर जैसा लग रहा था। त्रिपाठी जीवकती की नजरों में वे पहले ही मर चुके थे। जहां तक शेष तृतीय कोटि संत राजा की बात है, त्रिपाठी जीवकती का मानना था कि उनकी क्षमता के साथ उसे मारना बहुत आसान होगा। वह अपने घावों की जांच करने के लिए उत्सुक थे। उनकी छाती के दाहिनी ओर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाला एक छोटा और नाजुक तीर था। ये तीर उनके शरीर में 3 अंगुल से अधिक धंस गया था और उनके फेफड़ों को घायल कर चुका था, जिससे त्रिपाठी जीवकती को सांस लेने पर उनके फेफड़ों में जलन महसूस हो रही थी। त्रिपाठी जीवकती सदमे में भी थे और राहत में भी। वह हैरान थे कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास ऐसी अजीब कलाकृति थी जो इतना शक्तिशाली हमला शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्हें इस बात की भी राहत थी कि उन्होंने खतरे को पहले से महसूस कर लिया था और अपने महत्वपूर्ण अंगों पर हमला होने से बच गए थे। कहने की जरूरत नहीं है, इस तीर का उद्देश्य उनके दिल पर था, लेकिन क्योंकि उनकी आकृति थोड़ी हिल गई थी, यह इसके बजाय उनकी दाहिनी छाती पर लगा था, केवल उनके फेफड़ों को घायल कर रहा था। त्रिपाठी जीवकती का शक्तिशाली शरीर भी इस वार का विरोध करने की कुंजी था। अगर उनका शरीर सघन नहीं होता, तो ये वार त्रिपाठी जीवकती के पूरे शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त होता। त्रिपाठी जीवकती का चेहरा उदास था और उनकी हत्या की मंशा बेकाबू थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उस तीर को बाहर निकालने वाले थे जिसने उनकी दाहिनी छाती को छेद दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक निशान के बिना गायब हो गया, केवल एक खूनी छेद छोड़ दिया जहां त्रिपाठी जीवकती घायल हो गए थे, जिससे कुछ स्वर्णिम रक्त बह रहा था। इस स्वर्णिम रक्त में निहित जीवन शक्ति ने जल्दी से घाव को ठीक करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना सिर उठाया और पहाड़ी पर एक नजर डाली, फिर कदम दर कदम उसकी ओर चलने लगे। यादव चंद मन जमीन पर गिर गए, उनका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और एक कांपती हुई आवाज में चिल्लाए, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबे समय तक उन्हें धन्यवाद देने के बाद भी वह अभी भी उन 2 कृषकों का नाम नहीं ले पा रहे थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। यादव ने सोचा कि वह अपनी कमजोरी के बारे में चिंतित है और अनिच्छा से मुस्कुराए। युवा मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं 1 या 2 महीने के आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा। इस कलाकृति का उपयोग करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उनके पास यह अजीब कलाकृति थी कि उन्हें त्रिपाठी जीवकती को मारने में पूर्ण विश्वास था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, तीर धनुष कलाकृति जो उनके हाथ पर घाव से जुड़ी हुई थी, आखिरकार गिर गई। अब उनका खून नहीं बह रहा था। यादव चंद मन जोर से शाप देना चाहते थे, ये सोचते हुए, ये युवा मास्टर आपके बारे में कैसे चिंता कर सकता है? भले ही आप मर जाएं, इसका इस युवा मास्टर से क्या लेना देना है? उनका दिल चिंतित था और उनका मुंह वास्तव में फुर्तीला हो गया। उन्होंने घबरा कर चिल्लाया, वह आ रहा है।
क्या यादव यून और यादव यून के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने इस आवाज के स्रोत की ओर अपना सिर घुमाया? निश्चित रूप से उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को धीरे धीरे पास आते देखा। उनकी राक्षसी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को भर रही थी। उनका हर कदम तीनों के नाजुक तंत्रिकाओं पर रौंदता हुआ लग रहा था, जिससे वे डर के मारे लगभग उछल पड़े। असंभव! यादव यून की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। वह अभी भी जीवित नहीं हो सकता। वह किसी से भी बेहतर जानते थे कि उनकी कलाकृति का हमला कितना शक्तिशाली था। इसके शीर्ष पर उन्होंने अपने हमले के समय को बहुत अच्छी तरह से समझा था। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि त्रिपाठी जीवक्ति उस दरार से कैसे जीवित बाहर निकलने में सक्षम थे। उनके प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक दिन से अधिक समय से लड़ रहे थे और उनकी संत शक्ति समाप्त हो गई थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और घावों से भरे थे, इसलिए यादव चंद मन ने हमला करने में संकोच नहीं किया। उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के नीचे कोई भी ऐसे अजीब वार का विरोध नहीं कर सकता था। भले ही कोई उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर था, अगर वे अपने क्षेत्र का उपयोग करने में पर्याप्त रूप से कुशल नहीं थे तो भी वे मर जाएंगे। इस दुनिया में केवल एक ही चीज थी जो ऐसे वार का विरोध कर सकती थी, वह थी एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि मास्टर का क्षेत्र। लेकिन भले ही वह इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, तथ्य उनके सामने थे। त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में अभी भी जीवित थे और उन्हें जो चोटें लगी थी वे नगण्य लग रही थी। इसने पहले से ही कमजोर यादव यून को अचानक अपनी सारी ताकत खोने और जमीन पर ढहने का कारण बना दिया। यादव चंद मन, इस बेवकूफ सुअर ने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। यहाँ तक कि यादव चंद मन का हत्यारा वार भी उन्हें कुछ नहीं कर सका। फिर भी यादव चंद मन अभी भी बदला लेना चाहते थे। उनसे बदला लेना एक बात थी, लेकिन अब वह उन्हें भी इस गड़बड़ी में घसीट रहे थे। यादव यून, तुम क्या कर रहे हो? यादव चंद मन ने अचानक फिर से चिल्लाया। यादव यून ने कमजोर रूप से अपना सिर घुमाया और फीका मुस्कुराए। यादव यून वास्तव में एक शब्द भी कहे बिना भाग गए थे। जितनी तेजी से वह भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग रहे थे। ऐसा लगता है कि वह भी समझ गए थे कि इस व्यक्ति को, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति कहा जाता है, से निपटना नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी और चीज की परवाह किए बिना छोड़ दिया था। जब किसी की ताकत उनके स्तर तक पहुंच जाती है तो उन सभी में संकट की एक सहज भावना होती है। इसलिए यादव यून ने महसूस किया होगा कि कुछ गलत था। यही वजह है कि उन्होंने इतनी लापरवाही से काम किया था। यादव यून, इस युवा मास्टर के लिए यहाँ वापस आओ। यादव चंद मन ने त्रिपाठी जीवक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने यादव यून के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। वह बस उन्हें यहाँ रखना चाहते थे और सुरक्षा की एक भावना की तलाश करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जोर से चिल्लाया, अगर तुम भागने की हिम्मत करते हो तो ये युवा मास्टर मेरे पिता को इसकी रिपोर्ट करेगा और तुम्हें परिवार की सजा भुगतनी पड़ेगी। यादव यून उनकी ओर कैसे ध्यान दे सकते थे? वह और भी तेजी से भागे। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्दी से भागो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम भाग सकते हो या नहीं, यादव यून ने हल्के से कहा। यादव यून ने हल्के से कहा। वह जानते थे कि वह वैसे ही मरने वाले थे, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति काफी शांत थी क्योंकि उन्होंने खुद से कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम भाग सकते हो, तुम मर चुके हो। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे, यादव यून, तुम्हारे जैसे बेवकूफ सुअर के साथ पीला झरना जाना पड़ेगा। क्या शर्म की बात है। मूल योजना में यादव यून द्वारा इस तरह के वार का उपयोग करने के बाद यादव यून को उनकी रक्षा करने वाला होना चाहिए था, लेकिन अब जब यादव यून भाग गए थे तो भले ही त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें नहीं मारते, वह प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में अकेले जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने यादव चंद मन से अपनी देखभाल करने की उम्मीद नहीं की थी। यादव चंद मन एक पल के लिए दंग रह गए, फिर तुरंत यादव यून को सख्ती से देखा। तुमने मुझे क्या कहा? तुम इस युवा मास्टर को बेवकूफ सुअर कहने की हिम्मत करते हो? तुम, कोट। यादव चंद मन अचानक जारी नहीं रख सके क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यादव परिवार, जो हमेशा उनके आज्ञाकारी रहे थे, अब उन्हें एक मजाक उड़ाने वाली और व्यंग्यात्मक नजर से देख रहे थे। वह नजर ऐसी थी जिस नजर से वह जमीन पर रेंगने वाली चींटियों को देखते थे। ये बहुत तिरस्कारपूर्ण था। हवा के एक झटके के साथ यादव चंद मन चिल्लाए और जमीन पर गिर गए, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को चुपचाप उनके सामने खड़े पाया, एक पहाड़ की तरह जिसने उनके दिल को भारी कर दिया। प्रवाहित लोरेट क्षेत्र बहुत गर्म था, लेकिन अब यादव चंद मन को बहुत ठंड महसूस हुई, जैसे वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गए थे। उनकी आत्मा को जमा दिया गया था और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सके। एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ बजी और यादव चंद मन की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर से एक काला ड्रैगन निकलते देखा, अपना सिर हिलाते हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए। फिर यादव यून के भागने की दिशा में पीछा किया। एक पल बाद भयंकर लड़ाई और यादव यून की चिल्लाने की आवाज सुनी जा सकती थी। धीरे धीरे वहां आंदोलन छोटा हो गया और यादव यून की चिल्लाने की आवाज कमजोर और कमजोर हो गई, आखिरकार गायब हो गई। पलक झपकते ही गहरा काला ड्रैगन लौट आया और त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर में दौड़ गया। इसके बारे में सोचे बिना भी यादव चंद मन पहले से ही जानते थे कि यादव यून का भाग्य क्या होगा। अचानक वह धीरे धीरे रोने लगे, त्रिपाठी जीवक्ति को विनती भरी नजरों से देखते हुए। उनके होंठ कुछ बार मरोड़े गए, जैसे कि वह दया की भीख मांगना चाहते थे, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। इस क्षण उनका साहस पूरी तरह से खत्म हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने यादव चंद मन को ठंडी आंखों से देखा।
यह इस तरह का कचरा था, चुपके से लोगों को उन पर हमला करने दे रहा था और उन्हें घायल कर रहा था। तुम्हें पिछली बार तुम्हें जीवित छोड़ने के लिए कियानटोन को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने इस अवसर को संजोया नहीं और मौत को गले लगाने पर जोर दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती यादव चंद मन के घिनौने चेहरे को देखने के लिए बहुत आलसी थे और अपने हाथ की एक लहर के साथ राक्षसी लौंग का एक द्रव्यमान उन्हें लपेट लिया, उन्हें पलक झपकते ही राख में जला दिया। शुरू से अंत तक यादव चंद मन में प्रतिरोध के कोई विचार नहीं थे और त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानते थे कि वह इन सभी वर्षों में क्या कर रहे थे। राक्षसी लौएं सब कुछ जला सकती थी और यादव चंद मन की आत्मा भी मौजूद नहीं थी, वास्तव में उनकी आत्मा को बुझा दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने यादव यून को देखा। यह व्यक्ति थोड़ा दिलचस्प था, ये जानते हुए कि वह मरने वाला था, लेकिन वह जरा भी डरता नहीं था। केवल जब यादव यून की मृत्यु हुई तो उन्होंने सदमे का एक निशान दिखाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती व्यक्तिगत रूप से कदम उठाए बिना यादव यून को मारने में सक्षम होंगे। इस तरह की ताकत उनकी अपेक्षा से बहुत अलग थी। एपिसोड नंबर 1182। घाटी में त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से यादव यून को देखा। उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा, इसके बजाय उन्होंने कहा, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था। यह मत कहो कि यह एक संयोग था। प्रवाहित लो और एक क्षेत्र इतना बड़ा है, अगर आपके पास कोई विशेष तरीका नहीं है तो आप हर समय मेरा पीछा नहीं कर सकते। अगर मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक अखंड शव छोड़ दूंगा। उनका चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उन्होंने ठंडक से कहा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी छिपाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मरने का क्या मतलब है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और फिर धीरे धीरे यातना दे सकता हूँ। यादव यून ने कड़वाहट से मुस्कुराया और सांस ली। फिर उन्होंने कहा, ये बहुत सरल है। छाया चंद्रमा हॉल के एक शिष्य ने हमें गुप्त सूचना दी और हमें बताया कि आप कहाँ से आए थे। हर कोई जीवन चुंबकीय कंपास के मार्गदर्शन का पालन करेगा और प्रवाहित लोरेट क्षेत्र के आंतरिक भाग की ओर बढ़ेगा। जब तक वे निर्धारित कर सकते हैं कि आपने कहाँ प्रवेश किया, तब तक आपका पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। यादव यून, जिसे आपने मार डाला, एक मास्टर ट्रैकर है। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा सिर हिलाया, सोचते हुए कि यह वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। ये पता चलने के बाद कि यह यादव चंद मन और अन्य दो थे जिन्होंने उन पर घात लगाया था, त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहले से ही कुछ अनुमान थे। जब से उन्होंने प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश किया, वह केवल 2 लोगों से मिले थे और वे तब थे जब वह पहली बार अंदर आए थे। उनमें से एक छाया चंद्रमा हॉल के कपड़े पहने हुए था और छाया चंद्रमा हॉल का एक शिष्य था। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरे व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन उसकी आवाज कुछ परिचित थी। त्रिपाठी जीवप्ती के मन में यादव चंद मन इतनी जल्दी उन्हें पकड़ने में सक्षम होना निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि किसी ने उन्हें गुप्त सूचना दी थी और यह व्यक्ति उन 2 लोगों में से एक होना चाहिए था जिन्होंने पहले उनकी स्थिति देखी थी। अब उन्हें पता चला कि यह वास्तव में ऐसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह पहली बार प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश किए थे तो छाया चंद्रमा हॉल के शिष्य का एक अजीब भाव था। यादव चंद मन ने उसे पहले से ही बताया होगा, इसलिए वह जल्दी में चला गया। वह जल्दी में था जाने के लिए, निश्चित रूप से यादव चंद मन को रिपोर्ट करने के लिए। और त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि यादव चंद मन ने सिर्फ एक व्यक्ति को नमस्ते नहीं कहा था। छाया चंद्रमा हॉल के 70 लोग प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश किए थे। उनमें से निश्चित रूप से बहुत सारे लोग थे जो पैसे से लुभाए गए थे। प्राचीन काल से धन ने हमेशा लोगों के दिल को हिलाया है। मुझे एक त्वरित मौत दो। यादव यून ने बोलना समाप्त करने के बाद वह एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर लेट गई, बिल्कुल नहीं हिली। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनौपचारिक रूप से एक उंगली की ओर इशारा किया और शक्ति का एक झटका निकला, यादव यून के माथे को छेदा। वह अपने शब्दों का भी एक आदमी था। चूंकि उन्होंने कहा कि वह दूसरे पक्ष के शव को अखंड छोड़ देंगे, वह स्वाभाविक रूप से इसे अपनी राक्षसी लौ से नहीं जलाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती झुक गए और तीर धनुष कलाकृति को उठाया, लेकिन एक पल के लिए इसकी जांच करने के बाद उनके भौहें सिकुड़ गईं। इस कलाकृति की शक्ति वास्तव में छोटी नहीं थी, वास्तव में उन्हें घायल करने में सक्षम थी, लेकिन इसके उपयोग पर भी कई प्रतिबंध थे। यादव यून की स्थिति से इसका उपयोग करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अनुमान लगा सकते थे कि ये तीर धनुष न केवल उपयोगकर्ता की संत शक्ति को पागलपन से खा जाएगा बल्कि उनके खून को भी खा जाएगा। ये एक दुष्ट कलाकृति थी। त्रिपाठी जीवप्ती को इसमें कोई रुचि नहीं थी। एक बार जब उन्होंने इसका उपयोग किया तो वह दूसरों की दया पर होंगे। इस कलाकृति का उपयोग तभी किया जा सकता था जब कोई उनकी रक्षा कर रहा हो। इसे अपने अंतरिक्ष वलय में फेंकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने यादव चंद मन और यादव यून के वलय उठाए, लेकिन उनकी जांच करने के बाद वह थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। 2 के वलयों के अंदर कुछ गोलियों और सन क्रिस्टल के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को छोड़कर कौन अपनी सभी कीमती चीजें अपने साथ ले जाएगा। कोई भी अन्य कृषक जो प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश किया था संभवतः अपनी कीमती चीजें बाहर छोड़ देगा, उन्हें अंदर लाने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा अगर कोई दुर्घटना होती है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। इन गोलियों में केवल एक जिसने त्रिपाठी जीवप्ती की आंख को पकड़ा, वह 5 बर्फ और बर्फ गोलियों की एक बोतल थी। उन्होंने अपनी सभी बर्फ और बर्फ गोलियां चांग की हुई और हावेन को दी थी, इसलिए उनके पास इस जगह पर प्रवेश करने के बाद उन्हें परिष्कृत करने का समय नहीं था।
अब जब उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया था तो ये बुरा नहीं था। शायद वह भविष्य में उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। यादव चंद मन और यादव यून की क्षुद्रता को देखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति के पास यादव यून के अंतरिक्ष वलय की जांच करने का भी मन नहीं था और इसके बजाय सीधे प्रवाहित लोरेट क्षेत्र के गहरे भाग में चले गए। अग्नि स्पिरिट पशुओं की बाधा के बिना त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी पवन और मेघ पंखों का उपयोग अपनी गति को तेज करने के लिए किया और उन्हें पहाड़ी घाटी को पूरी तरह से छोड़ने में केवल 2 दिन लगे। वह जितना आगे बढ़ते गए लोक क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होता गया। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर सामान्य लोगों से अलग था और उनकी संत शक्ति जोरदार थी। इस तथ्य के साथ कि वह एक यान विशेषता गुप्त तकनीक का अभ्यास करते थे, अब जब उनके पास राक्षसी लौ थी तो वह इससे डरते नहीं थे और अग्निविष के आक्रमण का विरोध करने के लिए केवल थोड़ा सा अपनी संत शक्ति को घुमाने की जरूरत थी। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि लोक क्षेत्र कितना बड़ा था, लेकिन जैसे ही वह गहराई में यात्रा करते गए उन्हें रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं मिला और उनकी फसल दयनीय रूप से छोटी थी। आधे महीने के बाद 7वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं से कुछ अग्नि क्रिस्टल पत्थरों की कटाई के अलावा उन्होंने केवल 1 दर्जन या तो अग्नि विशेषता स्पिरिट घास इकट्ठी की। ये तब तक नहीं था जब तक त्रिपाठी जीवक्ति को अग्नि क्रिस्टल पत्थरों की कीमतीपन और कमी का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने संयोग से एक 8वीं कोटि अग्नि स्पिरिट पशु को मारा था और एक कबूतर के अंडे के आकार का अग्नि क्रिस्टल पत्थर प्राप्त किया था, जिसके बाद पहाड़ी घाटी में एक चक्की के पत्थर के आकार का अग्नि क्रिस्टल पत्थर मिला था। ये कहा जा सकता है कि उनकी फसल किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक थी जो पहले प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये ठीक 7वीं कोटि और उससे ऊपर के अग्नि स्पिरिट पशुओं की कमी के कारण था कि अग्नि क्रिस्टल पत्थर इतने कीमती थे। 5वीं कोटि और 6ठी कोटि अग्नि स्पिरिट पशुओं के शरीरों में अग्नि क्रिस्टल पत्थर इतने छोटे थे कि वे कोई भूमिका नहीं निभा सकते थे और केवल एक कृषक द्वारा खेती के लिए अवशोषित किए जा सकते थे। उन्हें जो 1 दर्जन या तो अग्नि विशेषता स्पिरिट घास मिली वे बस ठीक ठाक थी। कुछ संत राजा ग्रेड की थी जबकि अन्य उत्पत्ति ग्रेड की थी, लेकिन किसी भी मामले में उनमें से बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार बहुत कम स्पिरिट घास थी जो लोक क्षेत्र में बढ़ सकती थी। केवल एक चीज जो त्रिपाठी जीवक्ति को संतुष्ट करती थी वह ये थी कि उन सभी में उच्च औषधीय गुण थे। 400 वर्षों से कोई भी इस जगह पर प्रवेश नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास पढ़ने के लिए बहुत समय था। इस दिन त्रिपाठी जीवक्ति जल्दी कर रहे थे जब अचानक उनके सामने एक तेजस्वी रोशनी चमकी। ये तेजस्वी रोशनी एक छोटी चिंगारी की तरह थी जो पतली हवा से निकल गई थी। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जिस पल उन्होंने इसे खोजा त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना फैल गई, लेकिन फिर भी इसे ढकने में असमर्थ थी। एक चमक में ये त्रिपाठी जीवक्ति के दृष्टि के क्षेत्र से बाहर निकल गया। प्रवाहित लो उड़ती अग्नि। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह तुरंत समझ गए कि यह चीज क्या थी। वी गुचांग ने उन्हें पहले प्रवाहित लो उड़ती अग्नि की अजीब बात के बारे में बताया था। उस समय त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी जलती हुई ज्ञान सागर की शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रवाहित लो उड़ती अग्नि का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन वी गुचांग ने कहा था कि प्रवाहित लो उड़ती अग्नि अत्यंत दुर्लभ थी। इतने सारे लोगों के प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ उनमें से कुछ 6 महीने के बाद भी इसे नहीं देख सकते हैं और उनमें से कुछ इसे खोज भी नहीं पाएंगे भले ही उन्होंने किया हो। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं लगा कि वी गुचांग अतिशयोक्ति कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पाया कि उन्होंने प्रवाहित लो उड़ती अग्नि की गति को कम आंका था। लगभग एक पल में त्रिपाठी जीवक्ति ने इसका पीछा किया। हवा और मेघ की आवाज उनके पीछे गरज रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी संत शक्ति को सीमा तक धकेल दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति की गति भी बिजली की तरह तेज थी। वह देखना चाहते थे कि क्या वह प्रवाहित लो उड़ती अग्नि को पकड़ सकते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति जल्द ही निराश हो गए। आधे घंटे तक पीछा करने के बाद उन्होंने पाया कि प्रवाहित लो उड़ती अग्नि बहुत पहले गायब हो चुकी थी, जिससे उन्हें रुकने और कड़वी मुस्कान के साथ जगह पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह की चीज, इस तरह की गति, कौन इसे पकड़ सकता है? त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि छायांकित तारा पर ये लोग कैसे जानते थे कि प्रवाहित लो उड़ती अग्नि किसी की आत्मा को उत्परिवर्तित कर सकती है। चूंकि वे ये जानकारी जानते थे, इसलिए किसी ने पहले इसका परीक्षण किया होगा। दूसरे शब्दों में, किसी को प्रवाहित लो उड़ती अग्नि मिली होगी। लेकिन कैसे? संयोग से छोड़कर कोई अन्य तरीका नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास नहीं था कि इस प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में कोई भी उनसे तेज हो सकता है। अगर वह अपनी गति के साथ प्रवाहित लो उड़ती अग्नि को नहीं पकड़ सकते थे, तो दूसरों के लिए ऐसा करना और भी अधिक असंभव था। जगह पर खड़े होकर और कुछ देर के लिए उदास महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने लाचारी से अपना जीवन चुंबकीय कंपास बाहर निकाला, अपनी दिशा निर्धारित की और प्रवाहित लोरेट क्षेत्र के गहरे भाग में उड़ना जारी रखा। 6 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवक्ति एक निश्चित स्थिति में खड़े थे और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपने सामने कुछ तेजस्वी लाल खरपतवार को देखा। फिर वो उनके पास चले गए, बाहर पहुंच गए और इन खरपतवारों को छुआ। यह पाया कि वे वास्तव में अत्यधिक कठोर थे और चाकू की तरह तेज थे। उन्होंने 3 दिन पहले ऐसे खरपतवार देखे थे और वे अपने सामने वालों के समान लगते थे, लगभग समान। खरपतवार जो प्रवाहित लोरेट क्षेत्र में जीवित रह सकते थे, वे निश्चित रूप से असाधारण थे। उस समय त्रिपाठी जीवक्ति ने सोचा था कि वे किसी तरह की स्पिरिट घास या स्पिरिट दवा थे, लेकिन एक नज़र डालने के लिए दौड़ने के बाद
उन्होंने पाया कि वे वास्तव में रसायन विद्या में कोई मूल्य नहीं रखने वाले खरपतवार थे, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उनकी तीक्ष्णता और कठोरता ने त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उन्हें 3 दिन पहले देखा था और अब वे फिर से यहाँ थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह खो गए थे? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें सिकोड़ ली और फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन चुंबकीय कंपास बाहर निकाला कि वह खोए नहीं थे। आखिरकार वह हर थोड़ी देर में अपनी दिशा की जांच करने के लिए अपना जीवन चुंबकीय कंपास बाहर निकाल रहे थे, इसलिए उनके लिए खो जाना आसान नहीं था। अनजाने में हंसते हुए और अपना सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति आगे बढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही वह वापस चले गए और फिर से छोड़ने से पहले अजीब खरपतवारों के बगल में कुछ निशान छोड़ दिए। 3 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवक्ति एक उदासी अभिव्यक्ति के साथ इन खरपतवारों के सामने खड़े थे। उनका भाव अत्यंत बदसूरत था। इस समय वह समझ गए कि यह कुछ दिन पहले उनका भ्रम नहीं था, वह वास्तव में खो गए थे। इन खरपतवारों के बगल के निशानों को छुआ नहीं गया था, वे छोड़ने से पहले पीछे छोड़ दिए गए थे, सिर्फ मामले में। लेकिन वह कैसे खो सकते थे? वी गुचांग ने कहा था कि जब तक वह जीवन चुंबकीय कंपास की दिशा का पालन करेंगे, तब तक वह निश्चित रूप से खजाना क्षेत्र में गहराई तक जाने में सक्षम होंगे। क्या ये जीवन चुंबकीय कंपास टूट गया है? त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास नहीं था कि इस तरह की कलाकृति इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इन सब का कारण क्या था? वह इतने बड़े क्षेत्र में लगातार चक्कर क्यों लगा रहे थे, पूरे 9 दिन बर्बाद कर रहे थे? त्रिपाठी जीवक्ति का भाव अनिश्चित था क्योंकि वह जगह पर खड़े थे और विचार कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया, अपनी उंगली अपने मुंह में डाली, अपनी उंगली के टिप को काटा और अपनी बायां आंख को पोंछा। स्वर्णिम रक्त उनकी बायां आंख में रिस गया और एक पल में त्रिपाठी जीवक्ति की बायां आंख एक शानदार स्वर्णिम रंग में बदल गई। उसकी पुतली पतली और अंतहीन महिमा से भरी हुई, जिससे कोई भी जो इसे देखता है वह कांप जाता है। विनाश की दानवी आंख। त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और तुरंत पता चलाया कि कुछ गलत था। जो दुनिया उन्होंने अपनी 2 आंखों से देखी वह सूक्ष्म रूप से अलग थी। उनकी दाहिनी आंख ने वही चीज देखी जो पहले थी, लेकिन अंतरिक्ष जो उनकी बाएं आंख ने देखा उसमें अगोचर ऊर्जा के निशान शामिल थे। यहाँ तक कि कुछ पहाड़ियां और ढलान भी भ्रामक हो गए थे। एक स्पिरिट सरनी। त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए, उनका दिल एक पल में नीचे तक डूब गया। विनाश की दानवी आंख दुनिया के सभी भ्रमों को देख सकती थी। हालांकि महान दानव भगवान ने इसे केवल संत राजा कोटि तक विकसित किया था, उनकी यह आंख एक दिव्य तकनीक थी जो शक्ति ही प्रदर्शित कर सकती थी। वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना एक संत राजा कर सकता था। एपिसोड नंबर 1183। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी विनाश की दानवी आंख का उपयोग किया, वह तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा था। वह वास्तव में अनजाने में एक स्पिरिट सरनी में चले गए थे, एक जो सबसे अधिक संभावना एक प्राकृतिक विभ्रम सरनी थी। यांग एक स्पिरिट सरनी ग्रैंड मास्टर थी और त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके साथ इतना समय बिताया था कि उन्हें स्पिरिट सरनियों का कुछ ज्ञान हो गया था। उनके लिए बिना किसी एहसास के चक्कर में आगे और पीछे चलना, ये केवल एक विभ्रम सरनी हो सकती थी। एक स्पिरिट सरनी जो इस तरह की जगह में दिखाई दी, स्वाभाविक रूप से कृत्रिम रूप से व्यवस्थित नहीं की जा सकती थी। इस विभ्रम सरनी का लेआउट बहुत बड़ा था, इसलिए संत राजा कोटि के कृषक जो यहाँ प्रवेश किए थे, उनके पास इस तरह की स्पिरिट सरनी की व्यवस्था करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये केवल प्राकृतिक हो सकती थी। इस बिंदु को समझने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को अपने दिल में चुपके से कड़वाहट महसूस हुई। यांग ने कहा था कि कृत्रिम रूप से व्यवस्थित स्पिरिट सरनियों और स्वाभाविक रूप से गठित स्पिरिट सरनियों के बीच एक बड़ा अंतर था। कृत्रिम रूप से व्यवस्थित स्पिरिट सरनियां हमेशा पता लगाने योग्य थी, जबकि स्वाभाविक रूप से गठित स्पिरिट सरनियां हिरन की तरह थी जो अपने सींगों को लटकाते हैं, शायद ही कभी कोई दोष दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में, सरनी कोर या सरनी गेट जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए इस स्पिरिट सरनी को तोड़ने के लिए उनका उपयोग करना असंभव था। इससे भी अधिक, त्रिपाठी जीवक्ति स्पिरिट सरनियों में कुशल नहीं थे। विनाश की दानवी आंख भ्रमों के माध्यम से देख सकती थी और उन्हें इस जगह का सार देखने में मदद कर सकती थी, लेकिन यह उन्हें स्पिरिट सरनी को तोड़ने के लिए एक आधार प्रदान नहीं कर सकती थी। अगर वह इस स्पिरिट सरनी को तोड़ना चाहते थे तो वह केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। यही कारण था कि त्रिपाठी जीवक्ति अपने दिल में शिकायत कर रहे थे। अगर यांग यहाँ थी तो स्पिरिट सरनियों की उनकी समझ के साथ उनके लिए इस स्पिरिट सरनी को क्रैक करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति के लिए इसे क्रैक करना वह बस बहुत मुश्किल था। हालांकि एक पल के बाद त्रिपाठी जीवक्ति शांत हो गए। चूंकि वह अनजाने में इस जगह में प्रवेश कर चुके थे, वह केवल बाहर निकलने का एक रास्ता तलाश सकते थे। सबसे प्रभावी और उपयुक्त तरीका स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष को फाड़ना था। त्रिपाठी जीवक्ति अंतरिक्ष के मार्ग में कुशल थे, इसलिए अंतरिक्ष को फाड़ना उनके लिए वहीं से भागने का सबसे अच्छा तरीका था। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति ने सीधे अंतरिक्ष में एक दरार फाड़ दी और गोता लगाया। त्रिपाठी जीवक्ति के आंकड़े गायब होने के बाद शून्य दरार जल्दी से गायब हो गई। एक पल बाद उस स्थिति में एक और शून्य दरार दिखाई दी और त्रिपाठी जीवक्ति बाहर कूद गए। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा अंधेरा हो गया। अंतरिक्ष को फाड़ने और अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि कुछ गलत था।
यह इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष का अशांत प्रवाह, जो अतीत में बहुत सक्रिय हुआ करता था, यह अतुलनीय रूप से शांत और निर्जीव था। निश्चित रूप से जब उन्होंने फिर से अंतरिक्ष को फाड़ दिया तो वह बिना किसी आश्चर्य के अपने मूल स्थान पर लौट आए। इस भूल भुलैया में न केवल आंखों और कानों को भ्रमित करने का असर था, इसने इस अंतरिक्ष को भी सील कर दिया। इसने उनकी स्थानिक आंसू को बेकार कर दिया। यह मुश्किल होने वाला था। इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के पास इस विचार को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह केवल सरनी को तोड़ने के लिए कच्चे बल पर भरोसा कर सकते हैं। चूंकि वह एक उपयुक्त रास्ता नहीं ढूंढ सके, वह केवल सरनी को तोड़ सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल यह उम्मीद की थी कि यह बहुत मजबूत नहीं था, अन्यथा वह वास्तव में यहाँ फंसे रह सकते थे। अपना मन बनाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और ध्यान से अपने आसपास देखा। आधे घंटे के बाद उन्होंने आखिरकार एक स्थिति निर्धारित की जिस पर वह हमला कर सकते थे। इस स्थिति में सभी दृश्य दूसरों की तुलना में अधिक भ्रामक थे, इसलिए यह एक कमजोर कड़ी होनी चाहिए। अगर वह इस कड़ी को तोड़ सकते थे तो शायद भूल भुलैया सरनी अपने आप रह जाएगी। 100 पहाड़ों के चित्र को बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने एक साथ 10 पहाड़ भ्रम बुलाए और उन्हें उस स्थिति की ओर तोड़ दिया। एस्टरस खान 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 हिंसक विस्फोट लगातार बजते रहे क्योंकि पूरी दुनिया हिलने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस जगह पर करीब से ध्यान दिया जिस पर 100 पहाड़ों के चित्र द्वारा हमला किया जा रहा था और थोड़ी देर के बाद अचानक उनके चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। उन्होंने पाया कि 100 पहाड़ों के चित्र के हमले के तहत वहां का दृश्य और भी अधिक भ्रामक और विकृत हो गया था, जैसे कि यह किसी भी पल ढह जाएगा। आशा है त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी संत शक्ति के उत्पादन को अधिक और अधिक बढ़ा दिया, लेकिन जल्द ही उनका भाव जम गया और वह बहुत निराश थे, क्योंकि जो स्थिति भ्रामक हो गई थी वास्तव में विकृतियों की एक श्रृंखला के बाद अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गई थी, जिससे उनके सभी पिछले हमले बेकार हो गए थे। ये भूल भुलैया क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की खुद मरम्मत भी कर सकती थी। ये बस एक संकेत था कि ये किसी को मौत के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत पीस लिए और 100 पहाड़ों के चित्र की शक्ति को उसकी सीमा तक धकेल दिया। अपने आसपास 20 पहाड़ भ्रम बुलाए और उन्हें भूल भुलैया सरनी की ओर तोड़ दिया। आधा दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ आगे घूर रहे थे। इस भूल भुलैया सरनी की ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी ताकत का उपयोग किया या उन्होंने कैसे हमला किया, ये खुद मरम्मत करने में सक्षम थी। 100 पहाड़ों के चित्र को त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में वापस ले लिया गया था, इसलिए 20 पहाड़ भ्रम वह सीमा थी जो वह अभी उपयोग कर सकते थे। आगे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमला केवल ऊर्जा की बर्बादी होगा। एक निर्णायक हमले के बिना इस भूल भुलैया सरनी की कमजोर कड़ी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में त्रिपाठी जीवप्ती को एक शक्तिशाली वार का उपयोग करने की जरूरत थी, जैसे कि उन्होंने यादवयुन की दुष्ट कलाकृति के साथ उपयोग किया था। केवल पूर्ण शक्ति के साथ इस कमजोर बिंदु को फाड़कर ही इस भूल भुलैया सरनी को तोड़ने की संभावना होगी। त्रिपाठी जीवप्ती के पास उस दुष्ट कलाकृति को परिष्कृत करने का समय नहीं था, न ही वह इसे परिष्कृत करना चाहते थे। इससे भी अधिक त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि भले ही वह कलाकृति एक शक्तिशाली वार शुरू करती, वह इस भ्रम को तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। त्रिपाठी जीवप्ती केवल अपने स्वर्णिम रक्त का उपयोग कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने फीकी आह भरी। स्वर्णिम रक्त की एक एकल बूंद 3 महीने की कड़ी मेहनत के बराबर थी, इसलिए जब तक यह अंतिम उपाय नहीं था, वह वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे। रक्त लाल क्रिस्टल में लिपटे होने और कई वर्षों तक तारा क्षेत्र में सोने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में लगभग 100 बूंदें स्वर्णिम रक्त संघनीभूत की थीं। तब से उन्होंने उन्हें कई बार बीच बीच में उपयोग किया था, इसलिए वह उन्हें फिर से भरने की जल्दी में नहीं थे। अब उनके पास 90 से अधिक बूंदें बची थीं, लेकिन अब इसकी परवाह करने का समय नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उन्होंने एक उंगली बढ़ाई और धीरे धीरे अपने शरीर से शुद्ध स्वर्णिम रक्त की एक बूंद बाहर निकाली। एक पल में जीवन शक्ति का एक उछाल दिखाई दिया। स्वर्णिम रक्त की इस बूंद में निहित जीवन शक्ति और जीवन शक्ति बस भयानक थी। स्वर्णिम रक्त की यह बूंद त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में बहने वाले स्वर्णिम रक्त से अधिक शुद्ध थी। ये चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती की उंगली पर संघनीभूत थी, एक सुनहरी बीन की तरह थोड़ा डगमगा रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती के एक एकल विचार के साथ स्वर्णिम रक्त की यह बूंद एक छोटे तीर में बदल गई जो तुरंत अंतरिक्ष की जंजीरों को तोड़ दिया और विभ्रम सरनी के कमजोर बिंदु की ओर दौड़ गया। एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि त्रिपाठी जीवप्ती शायद ही अपनी आंखें खोल सके। उनके पास अपनी दाहिनी आंख बंद करने और अपनी बाएं आंख को सिकोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घबराकर क्या हो रहा था, इस पर ध्यान दे रहे थे। कपड़े फाड़ने की आवाज गूंज उठी और त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से देखा कि विभ्रम सरनी का कमजोर बिंदु स्वर्णिम रक्त से गठित छोटे तीर द्वारा सीधे भेदा गया था। स्वर्णिम रक्त की शक्ति सभी दिशाओं में फूट पड़ी, विभ्रम सरनी में अंतर को भयंकर रूप से विस्तारित करते हुए। उसी समय उनके आसपास का भ्रामक दृश्य हिंसक रूप से विकृत हो गया और कई पहाड़ियां जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखी थी, एक पल में गायब हो गई। पूरी विभ्रम सरनी बहुत प्रभावित हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती खुशी से मुस्कुराए और आगे बढ़ने वाले थे जब अचानक सभी दिशाओं से एक तेजस्वी लाल रोशनी दिखाई दी, स्वर्णिम रक्त की सुनहरी रोशनी को ढक दिया। इतना ही नहीं, उसी समय लाल रोशनी आए, विभ्रम सरनी में मूल रूप से फटा अंतर जल्दी से बंद होने के संकेत दिखाया।
जैसे कि लाल रोशनी के आने से नुकसान की मरम्मत हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती चिंतित हो गए। उन्होंने पहले से ही स्वर्णिम रक्त की एक बूंद का उपयोग किया था, तो वह विभ्रम सरनी को खुद मरम्मत करने की अनुमति कैसे दे सकते थे। अपने दिल को मजबूत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्णिम रक्त की एक और बूंद बाहर निकाली। स्वर्णिम रक्त की दूसरी बूंद के जुड़ने के साथ लाल रोशनी आखिरकार ढक गई। इस शानदार सुनहरी रोशनी के बीच सभी भ्रामक दृश्य अचानक जलते सूरज के नीचे बर्फ के टुकड़ों की तरह हो गए, जल्दी से पिघल गए। विभ्रम सरनी के कमजोर बिंदु पर अचानक एक सुनहरा प्रवेश द्वार बन गया। बिना किसी झिझक के त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना मुंह अंदर डाल दिया। उनके जाने के बाद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो गई और विभ्रम सरनी ने खुद मरम्मत की। अपनी मूल स्थिति छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि वह अचानक एक सीधे मार्ग पर चले गए थे। यह मार्ग छोटे पत्थरों से बना था और चिकना और सपाट था। मार्ग के दोनों ओर वही तेजस्वी लाल खरपतवार थे जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखे थे। हालांकि यहाँ के खरपतवार बाहर वालों से कुछ अलग थे। बाहर के खरपतवार निर्जीव थे, लेकिन यहाँ के खरपतवार रक्तलाल थे और एक फीकी खूनी गंध दे रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और खरपतवारों के बीच कई कंकाल पड़े हुए थे, जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। वह जानते थे कि ये कंकाल अतीत में प्रवाहित लौरेक क्षेत्र में प्रवेश किए थे, जो संयोग से इस जगह में प्रवेश कर चुके थे और दुखद रूप से मर गए थे। उन कृषकों में से एक से संबंधित होने चाहिए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि उनके कंकाल विभ्रम सरनी में होने के बजाय यहाँ क्यों दिखाई देंगे। जब वह चुपके से चौंक रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक मार्ग के दोनों ओर के खरपतवारों को जंगली रूप से बढ़ते देखा, जंगली जानवरों के एक समूह की तरह नृत्य करते हुए। पलक झपकते ही मूल रूप से 1 फुट ऊंचे खरपतवार कई फुट ऊंचे हो गए, फिर कई दसों फुट ऊंचे। उनके लंबे पत्ते, जो चाकू की तरह कठोर थे, भी नर्म हो गए, लंबे चाबुक की तरह। एक के बाद एक उन्होंने पागलपन से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झपट्टा मारा। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि ये खरपतवार वास्तव में इस तरह बदल सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इन खरपतवारों की कठोरता और तीक्ष्णता का परीक्षण किया था। यहाँ तक कि उन्होंने भी इन खरपतवारों से खुद को काटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी बल का उपयोग किया तो यह उनके शरीर पर निशान छोड़ देगा और वह उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें वापस ले जाते और उन्हें यांग ज्वाला को दिखाते। यांग ज्वाला एक अजीब महिला थी और कई चीजें जानती थी जो दूसरे नहीं जानते थे। शायद वह इन खरपतवारों को पहचान जाती, लेकिन अब मार्ग के दोनों ओर के अनगिनत खरपतवार हजारों तेज चाबुक में बदल गए थे, तो वह शांत कैसे रह सकते थे। हालांकि इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर पाते, मार्ग के दोनों ओर एक ऊर्जा फिल्म की एक परत दिखाई दी। सभी घास चाबुक ऊर्जा फिल्म द्वारा अवरुद्ध थे। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अजीब हो गया। उन्होंने सोचा था कि विभ्रम सरनी स्वाभाविक रूप से गठित थी और अगर वह अब इसका सामना नहीं करते तो वह ऐसा सोचते, क्योंकि आखिरकार ये विभ्रम सरनी इतनी चालाक थी कि उनकी विनाश की दानवी आंख भी इसके सरनी कोर को नहीं देख सकती थी। हालांकि वर्तमान मुठभेड़ ने उनके शुरुआती अनुमान को हिला दिया था। केवल इस मार्ग की ऊर्जा झिल्ली अकेले स्वाभाविक रूप से गठित नहीं हो सकती थी। ये कृत्रिम रूप से व्यवस्थित था, और यह भी कहा जा सकता है कि विभ्रम सरनी भी कृत्रिम रूप से व्यवस्थित थी। किस तरह के व्यक्ति के पास इतनी महान क्षमता थी? केवल एक संत राजा कोटि के कृषक प्रवाहित लौरेक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। इस तरह का कृषक इतनी बड़ी सरनी की व्यवस्था कैसे कर सकता था? जब तक उस व्यक्ति के पास स्पिरिट सरणियों का ज्ञान नहीं था जो यांग ज्वाला के तुलनीय था। लेकिन इस तरह की चीज की व्यवस्था करने का इस व्यक्ति का क्या मकसद था? त्रिपाठी जीवप्ती आराम से आगे बढ़े, जबकि उनका मन विचारों से भरा हुआ था। दोनों ओर के खरपतवार अभी भी पागलपन से उनकी ओर झपट्टा मार रहे थे, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एपिसोड नंबर 1184। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती मार्ग के अंत में पहुंचे, जहां एक छोटा पत्थर का घर था। ये सोचकर कि चूंकि वह पहले से ही यहाँ थे, उन्हें बस चीजों को आने देना चाहिए, त्रिपाठी जीवप्ती पत्थर के घर में कदम रखे। अब तक उन्हें यकीन था कि इस मार्ग में सब कुछ कृत्रिम रूप से व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि यह पत्थर का घर स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा बनाया गया था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रवेश किया तो वह अत्यंत सतर्क थे, चुपके से अपनी संशक्ति को संघनीभूत कर रहे थे, किसी भी पल कार्य करने के लिए तैयार थे, इस डर से कि पत्थर के घर के अंदर किसी से मुलाकात न हो जाए। हालांकि प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि अंदर कोई नहीं था, एक पत्थर के खन के अलावा कुछ भी सभ्य नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और पत्थर के घर के अंदर कुछ बार आगे और पीछे चले। लंबे समय तक ध्यान से इसकी जांच की, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ भी अजीब नहीं मिला। ऐसा लगता था कि विभ्रम सरनी को तोड़ने और पत्थर के मार्ग से गुजरने के बाद वह केवल इस पत्थर के घर में प्रवेश कर सकते थे और मौत का इंतजार कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से अपनी विनाश की दानवी आंख का उपयोग किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने पत्थर के खंड पर एक चौड़े सेम के आकार का एक बीज पाया। बाहर पहुंचकर और इसे उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि यह बीज रक्त लाल रंग का था और एक अजीब आभा दे रहा था। यह आभा बाहर के जंगली खरपतवारों की आभा के समान थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह बीज कितने सालों से यहाँ था,
लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकते थे कि यह जीवन शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए अगर उन्होंने इसे लगाया तो ये जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। इसके बारे में एक पल के लिए सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया। उन्होंने विभ्रम सरणी की कमजोर कड़ी को तोड़ने और यहाँ आने के लिए स्वर्णिम रक्त की 2 बूंदों की कीमत चुकाई थी, इसलिए वह सिर्फ खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे। ये बीज किसी तरह की सांत्वना थी। इसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने लंबे समय तक पत्थर के घर की तलाशी ली, इससे पहले कि आखिरकार यह निर्धारित कर सके कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या उन्हें उस तरह से वापस जाना पड़ा जिस तरह से वे आए थे, और बाहर निकलने का एक और रास्ता खोजने के लिए विभ्रम सरणी में गहराई तक जाना पड़ा? जब उन्होंने विभ्रम सरणी के स्वयं मरम्मत समारोह के बारे में सोचा तो त्रिपाठी जीवप्ती को सिरदर्द होने लगा। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थे, त्रिपाठी जीवप्ती के पास इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उदासी से वो पत्थर के घर से बाहर निकल गए, लेकिन जब उन्होंने पत्थर के घर से बाहर कदम रखा तो उनकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। जंगली नृत्य करने वाले खरपतवार और पत्थरों से पटे मार्ग जो उनके सामने थे वे सब गायब हो गए, और जो उन्होंने देखा वह एक लाल अंतरिक्ष था। हवा में अनगिनत अग्नि तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक सांपों की तरह बहती थी, और उनके पैरों के नीचे एक बंजर भूरा पृथ्वी थी। लौ क्षेत्र। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिल गई, इस डर से कि वह फिर से उस भ्रामक सरणी में गिर जाएंगे। तीसरी बार अपनी विनाश की दानवी आंख का उपयोग करते हुए उन्होंने आखिरकार निर्धारित किया कि वह भ्रामक सरणी में वापस नहीं आए थे। इसके अलावा जब त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पीछे देखा तो वहां अब कोई पत्थर का घर नहीं था, केवल उनके पीछे एक पत्थर की दीवार थी। वह अब एक बंजर पहाड़ी के पैर में खड़े थे, जैसे कि वह सब कुछ जो उन्होंने पहले सामना किया था वह बस एक भ्रम था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह एक भ्रम नहीं था, क्योंकि वह तेजस्वी लाल बीज वर्तमान में उनके अंतरिक्ष वलय में था। त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह आखिरकार उस शापित जगह से बाहर निकल गए थे। इस विभ्रम सरणी में फंसे होने के बाद भी त्रिपाठी जीवप्ती सबसे कमजोर कड़ी को खोजने और उसे फाड़ने में सक्षम थे। अगर यह कोई अन्य संत राजा होता तो एक बार जब वे इस विभ्रम सरणी में गिर जाते तो मौत का इंतजार करने के अलावा बाहर निकलने का कोई अन्य रास्ता नहीं होगा, जब तक कि वे स्पिरिट सरनियों में अत्यधिक कुशल न हों। इस विभ्रम सरणी की खबर बाहर नहीं फैली थी, इसलिए नहीं कि किसी ने कभी प्रवेश नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि जो लोग प्रवेश कर चुके थे उनके पास बाहरी दुनिया को कोई जानकारी देने की क्षमता नहीं थी। वे सभी अंदर मर चुके थे, तो वे संभवतः कोई जानकारी कैसे भेज सकते थे? वह विभ्रम सरणी अंतरिक्ष को भी सील कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके लिए जानकारी के संचरण को अवरुद्ध करना मुश्किल नहीं था। जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि छायांकित तारा पर महान शक्तियां इस विभ्रम सरणी के अस्तित्व से अनजान थीं। त्रिपाठी जीवप्ती केवल यह उम्मीद कर सकते थे कि विगुचांग, डोम शुवानर, चांद क्यूई, हावन और अन्य लोगों ने उनके समान रास्ता नहीं लिया था, अन्यथा वे बिना किसी संदेह के मर जाते। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती चुपके से खुश हो रहे थे, उन्होंने अचानक कुछ किलोमीटर दूर कुछ आंकड़े चमकते हुए देखे। ये आंकड़े जल्दी में लगते थे, जैसे कि वे कहीं जल्दी पहुंचने की जल्दी में थे। त्रिपाठी जीवप्ती कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गए, इससे पहले कि अचानक याद आया कि वह इतने दिनों से इस विभ्रम सरणी में फंसे हुए थे, इसलिए उनकी पवन और मेघ पंखों के साथ उन्होंने जो फायदा हासिल किया था वह शायद पहले से ही गायब हो चुका था। वी गुचांग और डोम शुवानर जैसे कुलीन पहले से ही उन्हें पार कर चुके होंगे। अपना जीवन चुंबकीय कंपास बाहर निकालकर और इसे देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि इन लोगों की दिशा खजाना क्षेत्र की ओर नहीं थी। अब जल्दी करने का कोई मतलब नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती पहले खजाना क्षेत्र में पहुंचना और दूसरों के आने से पहले खजानों की तलाशी लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस विभ्रम सरणी ने इतने लंबे समय तक विलंबित कर दिया था, इसलिए ये योजना तुरंत रद्द कर दी गई। उन लोगों को कुछ अच्छा मिला होगा, अन्यथा वे इतनी जल्दी में नहीं होते। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि उन लोगों की दिशा का पालन किया जहां वे गायब हो गए थे। प्रवाहित लो और एक क्षेत्र में लोगों को ट्रैक करना बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ ज्यादा वनस्पति नहीं थी। नंगी पहाड़ियों और पहाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ विश्व सिद्धांतों से बहुत अधिक दबी हुई थी। नंगी आंखों से कोई जितनी दूरी देख सकता था वह काफी दूर थी, इसलिए ट्रैक को जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जितना आगे वह गए उतने ही अधिक कृषक त्रिपाठी जीवप्ती ने पाए जो उस दिशा में जल्दी कर रहे थे, जैसे कि हर किसी को किसी तरह की चौंकाने वाली खबर मिली थी और वे एक निश्चित जगह की ओर अभिसरण कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती उत्सुक थे। अगर यह कुछ बहुत कीमती नहीं था तो इतने सारे कृषक को चौंकाना असंभव होगा। आखिरकार अगर बहुत सारे लोग थे तो संघर्ष होगा, और अगर चीजें गलत हो जाती तो वे अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। ज्यादा दूर नहीं, एक ही वर्दी पहने 2 द्वितीय कोटि संत राजा कृषक थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहचाना नहीं कि वे किस बल से संबंधित थे, लेकिन उनके रूपों को देखते हुए वे किसी तरह के खलनायक नहीं लगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत मुड़कर उनकी ओर उड़ान भरी, कुछ जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। अगर ये कुछ अच्छा नहीं था तो वह परेशान नहीं होंगे। उन दोनों ने त्रिपाठी जीवप्ती की कार्रवाई पर ध्यान दिया और चुपके से सतर्क होने से खुद को नहीं रोक सके। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने भौहें सिकोड़ ली और त्रिपाठी जीवप्ती को ऊपर और नीचे देखा, लेकिन ये पता चलने के बाद कि वह सिर्फ एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक थे, वह तुरंत शांत हो गए।
वह एक प्रथम कोटि संत राजा से डरते नहीं थे, इसलिए उनके चेहरे पर सतर्कता जल्दी से फीकी पड़ गई। दो दोस्त त्रिपाठी जीवप्ती उनके पास दौड़कर गए और मुस्कान के साथ अपने हाथों को जोड़ा। उनका भाव दोस्ताना था। दोनों ने त्रिपाठी जीवप्ती को अस्वीकार नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाया, इससे पहले कि उनके साथ आगे बढ़ना जारी रखा। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने पूछा, क्या बात है, आप सभी वहां क्यों दौड़ रहे हैं? क्या आपको कुछ अच्छा मिला? त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे पूछा। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने आश्चर्य में मुस्कुराया और जवाब दिया, हम विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते हैं, हमने बस प्रवाह का पालन किया, लेकिन हमने अभी सुना कि किसी ने कहा कि वहां कुछ शानदार अग्नि क्रिस्टल पाया गया था। हम बस नहीं जानते कि यह सच है या नहीं। एक उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि सामग्री, शानदार अग्नि क्रिस्टल। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। हाँ, ऐसा लगता है कि यह दोस्त सामग्रियों की कोटि के बारे में बहुत स्पष्ट है। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने कुछ आश्चर्य के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। ओह, मैंने पहले कुछ वरिष्ठों को इसका उल्लेख करते हुए सुना है, त्रिपाठी जीवप्ती ने अनौपचारिक रूप से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनौपचारिक रूप से कहा, शानदार अग्नि क्रिस्टल वास्तव में एक अच्छी सामग्री थी। न केवल इसका उपयोग कलाकृति परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, बल्कि इसका उपयोग एक अग्नि विशेषता कृषक द्वारा कुछ विशेष स्पिरिट सरणियों की व्यवस्था करने के लिए भी किया जा सकता था। याज्ञ ज्वाला को इन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को उनकी परवाह नहीं थी। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ आ चुके थे, एक नजर डालने में कोई नुकसान नहीं था। अगर वास्तव में शानदार अग्नि क्रिस्टल थे तो वह कुछ इकट्ठा कर सकते थे। आखिरकार उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि सामग्री ढूंढना आसान नहीं था। अधिकांश समय उन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, भले ही किसी के पास पैसे हों। याज्ञ ज्वाला ने शिकायत की थी कि वह स्पिरिट सरणियों की व्यवस्था करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग करती थी, उनकी कोटि बहुत कम थी। हालांकि कियान टोंग द्वारा लाई गई सामग्री सभी उत्पत्ति ग्रेड की थी। उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि वाले बहुत कम थे और उत्पत्ति राजा ग्रेड वाले और भी कम थे। हालांकि ये चीजें अच्छी हैं, आपके पास उन्हें इकट्ठा करने की क्षमता होनी चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को नहीं पता था कि उनका क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसे शब्द कहे, वहां अभी बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, इसलिए मुझे डर है कि कुछ संघर्ष होंगे। दोस्त, क्या आप निश्चित हैं कि आप जाना चाहते हैं? वह लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती की खेती बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने उन्हें घुमावदार तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये दुर्भावनापूर्ण रूप से या किसी अन्य इरादे से नहीं कहा, वह बस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का दिल अच्छा है, त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से सोचा। अपने कदमों को नहीं रोकते हुए वह हंसते हुए बोले, चलो एक नजर डालते हैं। भले ही हम उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, कम से कम हम कुछ अनुभव हासिल कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती की जिद देखकर दूसरे पक्ष ने कुछ और नहीं कहा। वह और त्रिपाठी जीवप्ती केवल सहयोग से मिले थे, इसलिए सलाह के कुछ शब्द कहना भी पहले से ही उनकी परोपकारिता का एक संकेत था। वह कैसे लगातार नाग कर सकते थे और उन्हें परेशान कर सकते थे। तीनों में से किसी ने भी खुद का परिचय नहीं दिया, नहीं उन्होंने एक दूसरे से दोस्ती करने का इरादा किया। थोड़ी देर बाद तीनों आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचे और जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उनके भाव जम गए। उनके सामने एक विशाल पहाड़ी थी, कई दसों मीटर ऊंची और 1000 मीटर लंबी और चौड़ी। इस समय इस पहाड़ी पर कम से कम 30 कृषक थे जो खबर सुनकर दौड़कर आए थे। ये कृषक पहाड़ी के चारों ओर खुदाई कर रहे थे, कुछ तलाश रहे थे। समय समय पर कोई जोर से हंसता था और उनके द्वारा खोदे गए छेद से विभिन्न आकारों के लाल क्रिस्टल के टुकड़े बाहर निकालता था। त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ये वास्तव में शानदार अग्नि क्रिस्टल थे। ये पहाड़ी अगोचर लगती थी, लेकिन यह वास्तव में वह जगह थी जहां शानदार अग्नि क्रिस्टल का उत्पादन किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानते थे कि पहले व्यक्ति ने इसे कैसे खोजा और इसकी खबर कैसे बाहर निकली। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस जगह की खुदाई अब कुछ घंटों से अधिक समय से हो रही थी। पहाड़ी छेद से भरी हुई थी और इनमें से प्रत्येक छेद के अंदर कृषकों के व्यस्त आंकड़े देखे जा सकते थे। कुछ लोग खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। कुछ कृषक को कुछ नहीं मिला और केवल निराशा से कहीं और देखकर अपनी खोज जारी रख सकते थे। हालांकि दृश्य जीवंत था, कोई संघर्ष नहीं था, हर कोई शांति में रहता था। प्रत्येक शानदार अग्नि क्रिस्टल की तलाशी के लिए एक जगह ढूंढता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने जिस स्थिति की कल्पना की थी जहां लोग शानदार अग्नि क्रिस्टल पर लड़ेंगे, वह नहीं हुई। वहां ऊपर मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो त्रिपाठी जीवप्ती के साथ आए थे, अचानक एक निर्जन जगह की ओर इशारा किया और जल्दी से अपने साथी के साथ दौड़कर गए। एक कलाकृति बाहर निकाली और इसे खोदने के लिए एक फावड़े के रूप में उपयोग किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा आह भरी और धीरे धीरे चले गए, एक ऐसी जगह की तलाश की जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इस समय अगर केवल पत्थर नेवला यहाँ होता तो त्रिपाठी जीवप्ती को बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता। उन्हें बस पत्थर नेवला को छोड़ने की जरूरत थी और इस पहाड़ी में छिपे हुए अधिकांश शानदार अग्नि क्रिस्टल उनके हाथों में गिर जाएंगे। हालांकि पत्थर नेवला याज्ञ ज्वाला के लिए बहुत उपयोग का था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती इसे अपने साथ नहीं लाए थे। एपिसोड नंबर 1185। लगभग एक अगरबत्ती जितने समय तक खोजने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती उस छेद से बाहर निकले जो उन्होंने खोदा था। उनके चेहरे पर घटती रुचि का भाव था। उन्होंने पाया कि यहाँ शानदार अग्नि क्रिस्टल ढूंढना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था।
क्योंकि यहाँ अग्नि विशेषता की आभा बहुत समृद्ध थी। शानदार अग्नि क्रिस्टल की आभा पूरी तरह से ढकी हुई थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके जांच करना असंभव हो गया। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके जांच करने में असमर्थ, वह केवल किस्मत पर भरोसा कर सकते थे, जिससे उनकी रुचि बहुत कम हो गई। ये कृषक उत्पत्ति ग्रेड उच्च कोटि सामग्रियों से लुभाए जा सकते हैं, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति नहीं थे। उन्हें कुछ शानदार अग्नि क्रिस्टल के लिए यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। खजाना क्षेत्र में जाना बेहतर था। ये सब सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति आगे खुदाई जारी रखने के लिए बहुत आलसी थे। जाने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति ने अनौपचारिक रूप से मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पर एक नजर डाली और पाया कि उनकी किस्मत चार्ट से बाहर थी। भाई और छोटा भाई दोनों अपने चेहरों पर खुशी के भाव पहने हुए थे, स्पष्ट रूप से एक महान फसल होने के कारण। उन्हें और परेशान न करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति अकेले पहाड़ी छोड़कर चले गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, समय समय पर वह कुछ कृषक से टकराएंगे जिन्हें उन्हें क्या मिला था इसकी खबर मिली थी। ये कृषक लगातार त्रिपाठी जीवक्ति को एक तरफ खींचेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, जिससे वह बहुत परेशान हो जाएंगे। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि त्रिपाठी जीवक्ति अकेले थे और उनकी खेती उच्च नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि ये लोग केवल सवाल पूछ रहे थे और त्रिपाठी जीवक्ति उन सभी को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वह केवल उनसे बच सकते थे। इस समय त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से अपने पवन और मेघ पंखों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। पवन और मेघ पंख बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाले थे, और अगर उन्हें दूसरों ने देखा तो इससे शायद गड़बड़ी होगी। त्रिपाठी जीवक्ति को परेशानी से डर नहीं था, लेकिन वह कोई परेशानी पैदा करना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से जल्दी करने के लिए अपने दो पैरों का उपयोग करते थे। 2 दिनों बाद जब त्रिपाठी जीवक्ति जल्दी कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपने पीछे कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी, जैसे कि कोई पूरी गति से दौड़ रहा था। इसके अलावा आंदोलन को देखते हुए ये व्यक्ति वास्तव में सीधे उनकी दिशा में जा रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति की भौहें तन गई, क्योंकि वह रुक गए और पीछे देखा। पलक झपकते ही उनके पीछे पहाड़ी पर कूदने और नीचे उतरने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति के सामने एक आकृति उतरी। जब उनकी 4 आंखें मिली तो त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये व्यक्ति वास्तव में वह द्वितीय कोटि संत राजा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष था, जिससे वह कुछ दिन पहले मिले थे। त्रिपाठी जीवक्ति का इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पर एक अच्छा प्रभाव था, जिससे वह संयोग से मिले थे। आखिरकार दूसरे पक्ष ने तब उन्हें समझाने की भी कोशिश की थी, इसलिए उनके इरादे काफी अच्छे थे। त्रिपाठी जीवक्ति हंसने से खुद को नहीं रोक सके और बस उन्हें अभिवादन करने वाले थे जब उनका चेहरा अचानक डूब गया। उन्होंने पाया कि दूसरे पक्ष की हालत कुछ खराब थी। इस आदमी के शरीर में संत शक्ति अव्यवस्थित थी और उनका भाव घबराया हुआ था। वह घायल भी लगते थे, उनके कंधे से खून बह रहा था और उनके आधे कपड़े लाल थे। इसके अलावा उनकी आंखें भी गहरे लाल थीं। वे क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के बाद मध्यम आयु वर्ग का पुरुष थोड़ा हक्का बक्का रह गया, जैसे कि उन्होंने यहाँ किसी के होने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी आंखों में अपराध और परेशानी का एक निशान चमक गया, क्योंकि उन्होंने अपना पैर ठोका और चिंतित होकर कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ। ये कहने के बाद वह और नहीं ठहरे, मुड़कर बाएं और उड़ान भरते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति भ्रमित थे, लेकिन जल्द ही वह समझ गए कि क्या हो रहा था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष के भाग जाने के 30 सालों से भी कम समय बाद गहरे हरे कपड़े पहने 4 या 5 कृषकों का एक समूह त्रिपाठी जीवक्ति के सामने आया। इस समूह का नेता एक युवा व्यक्ति था जो त्रिपाठी जीवक्ति के समान आयु का लगता था, लेकिन उनकी असली उम्र स्पष्ट थी। इस युवा व्यक्ति का चेहरा ठंडा और उदासी भरा था और वह स्पष्ट रूप से एक तृतीय कोटि संत राजा था। उनके बगल में कई पुरुष और महिलाएं थीं, वे सभी द्वितीय कोटि संत राजा थे। जैसे ही उन्होंने इस युवा व्यक्ति को देखा, त्रिपाठी जीवक्ति को लगा कि वह बहुत परिचित थे, जैसे कि उन्होंने उन्हें पहले कहीं देखा हो। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति संदिग्ध महसूस कर रहे थे, युवा व्यक्ति ने अशिष्टता से चिल्लाया, बोलो, वह व्यक्ति किस दिशा में भागा था? त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा ठंडा हो गया। दूसरे पक्ष के अशिष्ट सवाल ने उन्हें बहुत घृणित महसूस कराया। इसका उल्लेख न करना कि त्रिपाठी जीवक्ति और इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की केवल एक बार मुलाकात हुई थी, इसलिए उनके लिए उन्हें धोखा देना असंभव था, भले ही वे अजनबी थे। त्रिपाठी जीवक्ति जवाब नहीं देंगे। भाई मेंग, यहाँ ओवर। इस समूह की एक युवा महिला ने अचानक उस दिशा में इशारा किया जिसमें मध्यम आयु वर्ग का पुरुष भाग गया था, क्योंकि उस दिशा में खून की कुछ बूंदें फैल गई थी। भाई मेंग नामक युवा व्यक्ति ने ठंडा सांस लिया और अपने समूह को पीछा करने में नेतृत्व किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना हाथ हिलाया और अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक सुनहरी रोशनी चमकी। त्रिपाठी जीवक्ति क्रोधित थे और अपने सामने अपना हाथ बढ़ाया, इस हमले को रोकने के लिए एक महान स्वर्गीय ढाल बुलाया। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की संत शक्ति से संघनीभूत महान स्वर्गीय ढाल इस सुनहरी रोशनी का पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ था और एक चटकने की आवाज के साथ महान स्वर्गीय ढाल लगभग टूट गया। त्रिपाठी जीवक्ति स्तब्ध थे और जब तक वह ठीक हुए, दूसरा पक्ष पहले से ही बहुत दूर भाग चुका था। भाई मेंग भी बहुत हैरान लगते थे कि वह त्रिपाठी जीवक्ति
एक प्रथम कोटि संत राजा कृषक को मारने में विफल रहे थे और वापस मुड़कर त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडा घूरते रहे, जैसे कि उनका रूप याद करने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का पीछा करना अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, इसलिए उन्होंने अब त्रिपाठी जीवक्ति की परवाह नहीं की। पलक झपकते ही 4 या 5 लोगों के समूह ने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का पीछा किया। त्रिपाठी जीवक्ति जगह पर खड़े थे और ध्यान से सोचा। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवा व्यक्ति को पहले कहीं देखा है, अन्यथा उन्हें इतना परिचित महसूस नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उन्हें आखिरकार याद आया और खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सके, जल्दी से उनका पीछा किया। चाहे वह इस युवा व्यक्ति के कारण था या मध्यम आयु वर्ग के पुरुष के कारण, त्रिपाठी जीवक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था। पहले उन्होंने सद्भावना से त्रिपाठी जीवक्ति को समझाने की कोशिश की थी, और जब वह अभी त्रिपाठी जीवक्ति से मिले तो उन्होंने उन्हें जल्दी से निकलने के लिए भी कहा था। उनकी आंखों में अपराध का एक स्पष्ट भाव था, स्पष्ट रूप से, क्योंकि वह त्रिपाठी जीवक्ति के सामने दौड़ चुके थे और त्रिपाठी जीवक्ति को फंसाया था, अन्यथा वह अंतिम क्षण में दिशा नहीं बदलते। दूसरे पक्ष के अच्छे इरादे थे, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से उपकार लौटाएंगे। एक छोटी सी पीछा करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति आसानी से पकड़ लिए। क्योंकि मध्यम आयु वर्ग का पुरुष मूल रूप से अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था, वह दूर नहीं भाग सका होगा। इस क्षण में भाई मीन कुछ छोटे भाइयों और छोटी बहनों को उसे घेरने और हमला करने में नेतृत्व कर रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की खेती उच्च नहीं थी, लेकिन वह जो रक्षात्मक कलाकृति कवच पहने हुए थे वह काफी अच्छा था और उनके लिए कई घातक वारों का विरोध किया था। इसके बावजूद इस क्षण में रक्षात्मक कलाकृति कवच लगभग अपनी चमक खो चुका था और अपने रक्षात्मक कार्य को खोना आसान था। दूसरी ओर भाई मीन के चेहरे पर एक शांत भाव था और उन्होंने अपने संप्रदाय भाइयों के साथ हाथ नहीं मिलाया, इसके बजाय अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर जगह पर खड़े थे। उनके चेहरे पर उपहास और मजाक का एक भाव था। सौभाग्य से उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, अन्यथा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष विरोध करने में सक्षम नहीं होता। मेंग होंग लियांग, तुम एक भयानक मौत मरोगे। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने अभी अभी बोली गई युवा महिला से एक बार लेने के बाद खून का एक घूंट थूक दिया और दुख और आक्रोश में गरजते हुए कहा। इस वाक्य ने मेंग होंग लियांग नामक युवा व्यक्ति को अपनी आंखें संकीर्ण करने और ठंडा आदेश देने का कारण बनाया। उसे मारने की जल्दी में न रहें, बस उसके साथ खेलें और उसे मेरे शाही शहर संप्रदाय को अपमानित करने के परिणाम जानने दें। हाँ, कई शाही शहर संप्रदाय कृषक जो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को घेर रहे थे, उन्होंने ये सुना और तुरंत अपने हमलों को धीमा कर दिया। इसके बजाय मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को अपमानित करने के लिए चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली की मानसिकता का उपयोग किया। लगातार उसे कुछ छोटे दर्द देते रहे, लेकिन तुरंत घातक चोटें नहीं पहुंचाई। मेंग होंग लियांग, मैंने तुम्हें पहले से ही शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार दे दिया है। तुम इतने निर्दयी क्यों होना चाहते हो? तुम मेरे छोटे भाई को क्यों मारना चाहते हो? मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने इन लोगों के हमलों से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शरीर पर घाव बढ़ते रहे और अत्यधिक रक्त हानि के कारण उनका रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। मेंग होंग लियांग ने ठंडा सांस लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार जैसी कीमती चीज रखने के योग्य हो? इसके अलावा जितने कम लोग इसके बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर है। तुम केवल अपने भाई और छोटे भाई की अच्छी किस्मत को दोष दे सकते हो कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज ढूंढ ली, लेकिन तुम्हारी किस्मत बस बहुत खराब है। तुमने न केवल इसे ढूंढा, बल्कि मैंने भी इसे ढूंढा। हाँ, केवल मैं ही इस शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार रख सकता हूँ। तुम दोनों भाई और छोटे भाई पीले झरने पर एक साथ जाओ तो भी अकेले नहीं होने चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं एक भूत बन जाऊं। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने गरजते हुए कहा, और उनके कलाकृति कवच से बचा हुआ प्रकाश आखिरकार मंद हो गया और एक और वार लेने के बाद ये बहना शुरू हो गया। ये रक्षात्मक कलाकृति कवच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और इसकी मरम्मत की कोई संभावना नहीं थी। उसे मारो, एक लंबी रात कई सपने ला सकती है। मेंग होंग लियांग अब मध्यम आयु वर्ग के पुरुष के साथ उलझने के मूड में नहीं था और हल्के से आदेश दिया। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को घेरने वाले कई शाही संप्रदाय शिष्यों के हमले अचानक हिंसक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी संत शक्ति को धकेल दिया और हत्या के इरादे के साथ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पर बमबारी की। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को लगता था कि वह इस विपत्ति से बच नहीं पाएंगे और विरोध नहीं किया। मरने से पहले उन्होंने अभी भी मेंग होंग लियांग को एक जोड़ी लाल आंखों से घूरना जारी रखा, जैसे कि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उनकी छवि को उकेरना चाहते थे ताकि वह पुनर्जन्म के बाद बदला ले सके। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का पुरुष मरने वाला था, अचानक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष के चारों ओर जलती हुई काली लिपटों से बनी एक ढाल दिखाई दी और हत्या के सभी चालों को अवरुद्ध कर दिया। शाही संप्रदाय शिष्यों में से एक अपना हमला वापस लेने में असमर्थ था और अपनी हथेली को काली लौ ढाल में दे मारा। ढाल अक्षत रहा, जबकि कृषक एक भयभीत खरगोश की तरह उछल पड़ा और जोर से चीखने लगा। सभी ने देखा और उनकी आंखें तुरंत डर और सदमे से भर गईं। इस क्षण में जलती हुई काली आग वास्तव में योद्धा की हथेली से उसके शरीर तक तेजी से फैल रही थी। जहां भी काली आग गुजरी, उसकी बाहों और कंधों को तुरंत राख में जला दिया गया। जल्द ही यह उसके सीने तक फैल गया था। ऐसा लगता था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाई मेंग, मुझे बचाओ।
कृषक ने महसूस किया कि स्थिति खराब थी और जल्दी से मेंग होंग लियान की ओर भागा, जो उनमें सबसे मजबूत था। उम्मीद है कि वह उसकी जान बचा सकेंगे। लेकिन मेंग होंग लियान उसे कैसे करीब आने दे सकता था। काली लौ अत्यंत अजीब थी, जिससे उसे बहुत डर लगता था। अपने साथी शिष्य को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर मेंग होंग लियान का भाव कई बार बदल गया, क्योंकि उनकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक गई। कुछ कदम पीछे हटते हुए मेंग होंग लियान ने अपना हाथ उठाया और कृषक के सिर में एक सुनहरी रोशनी मारी। कृषक, जो उनकी ओर दौड़ रहा था, तुरंत जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाई उसके साथ ऐसा करेगा। पलक झपकते ही उसका शरीर पूरी तरह से दानवी लपटों से निगल लिया गया। बचे हुए पुरुषों और महिलाओं के चेहरे फीके पड़ गए। एक तरफ यह इस दानवी लौ की तानाशाही शक्ति के कारण था, और दूसरी तरफ यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेंग होंग लियान को अपने साथी शिष्यों को मारते हुए देखा था। एक समय के लिए वे सभी मेंग होंग लियान को अविश्वास में घूरते हुए स्तब्ध थे। एपिसोड नंबर 1186। दुष्ट और निर्दयी दोस्त के तरीके बुरे नहीं हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ठंडा घूरते हुए मेंग होंग लियान की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बाहर निकले। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति अपने साथी संप्रदाय भाई के प्रति इतना दुष्ट होगा। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की ओर चलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्का सिर हिलाया। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष भी इस क्षण में हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने सोचा था कि वह मरने वाले हैं, लेकिन कोई वास्तव में उन्हें बचाने के लिए बाहर दौड़कर आया था। और जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया था वह त्रिपाठी जीवक्ति थे, एक अजनबी जिससे वह संयोग से मिले थे, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए एक अजीब लगन हो रही थी। एक तरफ जाओ और पहले खुद को ठीक करो। त्रिपाठी जीवक्ति ने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का दुखद रूप देखा और जानते थे कि उनके पास लगभग कोई संत शक्ति नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने उन्हें एक उपचार गोली फेंक दी और मंद रूप से कहा, लेकिन तुम। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने एक झिझक भरे भाव के साथ गोली ली। त्रिपाठी जीवक्ति की खेती बहुत कम थी, इसलिए मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को डर था कि यह युवा व्यक्ति जो उनकी जान बचाने के लिए बाहर दौड़कर आया था, उन्हें कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार मेंग होंग लियान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे छेड़छाड़ की जा सके। लेकिन जब उन्हें काली लपटों की शक्ति याद आई और त्रिपाठी जीवक्ति के शांत भाव को देखा, तो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने अचानक सिर हिलाया। अच्छा, ये कहते हुए वह एक तरफ चले गए, गोली निगल ली और ध्यान करने के लिए बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवक्ति शाही शहर संप्रदाय के इतने सारे लोगों का सामना करने के लिए किस पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कार्य करने का साहस किया, उन्होंने निश्चित रूप से मेंग होंग लियान और अन्य लोगों को अपनी आंखों में नहीं रखा। उन्होंने अचेतन रूप से सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति किसी शीर्ष बल से आए थे और उस बल में एक महत्वपूर्ण आकृति के बेटे थे। अगर ऐसा था तो उन्हें बस अपना नाम बताना था और मेंग होंग लियान उन्हें कभी परेशान करने का साहस नहीं करेंगे। हालांकि शाही शहर संप्रदाय मजबूत था, ये छायांकित तारा पर एक प्रथम श्रेणी बल नहीं था, मुश्किल से औसत से ऊपर था। इसके शीर्ष पर मेंग होंग लियान केवल कमजोर को धमकाने और मजबूत से डरने वाला कोई व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इतने मजबूत दुश्मन को परेशान करने का साहस नहीं करेगा। निश्चित रूप से मेंग होंग लियान का भाव उदासी भरा हो गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान से त्रिपाठी जीवक्ति का अवलोकन किया, अपने दिमाग में छायांकित तारा के सभी प्रसिद्ध युवा प्रतिभाओं के साथ उनकी तुलना की, लेकिन एक उपयुक्त आकृति ढूंढने में असमर्थ रहे। उनके साथी शिष्यों द्वारा उन्हें दिए जा रहे अजीब रूपों के साथ मेंग होंग लियान मदद के लिए नहीं चिल्ला सके। आपके महानुभाव ने मेरे साथी शिष्यों को मारा, आपके क्या इरादे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और धीरे धीरे सिर हिलाया। जो तुम कह रहे हो वह सही नहीं है। उस व्यक्ति को मारने वाला मैं नहीं था, बल्कि तुम थे। हाँ, भले ही तुमने कुछ नहीं किया होता तो भी वह मर जाता, उसकी मौत का कारण अभी भी तुम्हारा क्या धरा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेंग होंग लियान का चेहरा लाल और हरा के बीच बदल गया, क्योंकि उन्होंने दांत पीसे। अगर तुमने चुपके से मेरे खिलाफ साजिश नहीं रची होती, मैं ऐसा क्यों करता? ये कहने के बाद उनका भाव अचानक शांत हो गया और उन्होंने सिर हिलाया। ये सही है, मैंने छोटे भाई क्यूई को मारा, लेकिन मैं उन्हें फिर से जलने का दर्द सहते हुए नहीं देख सका, इसलिए मैंने उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का फैसला किया। उन्होंने वास्तव में उसे मारने का एक कारण ढूंढ लिया था। जब उन्होंने ये कहा तो शाही शहर संप्रदाय के पुरुषों और महिलाओं ने सभी ने चुपके से राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें अभी भी लगता था कि एक साथी शिष्य को मारना अनुचित था। इस कारण को सुनने के बाद उन्होंने बहुत बेहतर महसूस किया। उन्होंने सभी ने छोटे भाई क्यूई के साथ क्या हुआ था वह देखा था और जानते थे कि भले ही मेंग होंग लियान ने कार्य नहीं किया होता, वह वैसे भी मर जाता, इसलिए वे सभी मेंग होंग लियान के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मेंग होंग लियान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। पलक झपकते ही वह अपने साथी संप्रदाय भाई की हत्या के भावर से मुक्त हो गए थे। अभी भी तर्क करने की कुछ क्षमता रखते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडा घूरा और धीरे धीरे कहा, ये दोस्त किस संप्रदाय से आता है? अगर यह सुविधाजनक है तो क्या आप इसे प्रकट कर सकते हैं? हालांकि मेरा शाही शहर संप्रदाय एक महान संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय में कई बुजुर्गों के दोस्तों की एक विस्तृत श्रृंखला है। अगर ये दोस्त एक संप्रदाय से है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले में हस्तक्षेप न करें। भाई मेंग, मैं जानती हूँ कि वह कौन है। युवा महिला की भौहें थोड़ी तन गईं।
मेंग होंग लियांग के पास आने के बाद से उसकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवक्ति पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर डर का एक भाव भर गया था। उसे यह कहते हुए सुनकर मेंग होंग लियांग ने तुरंत कम आवाज में पूछा। युवा महिला ने कुछ भी नहीं छिपाया और बस प्रवाहित ज्वाला रेत क्षेत्र के खुलने से पहले नीले गौरेय संप्रदाय के यिन जियान और त्रिपाठी जीवक्ति के बीच संघर्ष का वर्णन किया। उस समय युवा महिला ज्यादा दूर नहीं थी और स्पष्ट रूप से देखा था कि क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने तुरंत त्रिपाठी जीवक्ति को पहचान लिया। छाया चंद्रमा भवन। मेंग होंग लियांग हक्का बक्का रह गए। उनकी भौहें थोड़ी तन गई क्योंकि उनका भाव बदसूरत हो गया। हालांकि छाया चंद्रमा भवन एक शीर्ष बल नहीं था, ये शाही शहर संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। छाया चंद्रमा भवन में कई तृतीय कोटि उत्पत्ति पुनर्प्राप्ति क्षेत्र के मास्टर थे, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी शाही शहर संप्रदाय तुलना नहीं कर सकता था। दोनों संप्रदाय हजारों किलोमीटर से अलग थे और आमतौर पर एक दूसरे के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने युवा महिला को ये कहते हुए सुना कि छाया चंद्रमा भवन की शीर्ष प्रतिभा वी गुचांग त्रिपाठी जीवक्ति के लिए खड़े हुए, तो मेंग होंग लियांग खुद को झिझकने से नहीं रोक सके। अगर वी गुचांग शाही शहर संप्रदाय में उनके साथ परेशानी ढूंढने के लिए आए तो इससे निपटना मुश्किल होगा। लेकिन अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, उनके अपने संप्रदाय भाई को उनके द्वारा निर्दयी रूप से मारा गया था, इसलिए अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच रखकर पीछे हटना थोड़ा अनुचित था। इससे भी अधिक वह शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार की खबर बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। यह इस कारण से था कि उन्होंने शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार प्राप्त करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के पुरुष के भाई को मारने की कोशिश की थी। केवल मृतक ही अपने रहस्यों को प्रकट करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि वह छाया चंद्रमा भवन से नहीं है। युवा महिला का चेहरा भ्रम से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने धीरे से कहा, छाया चंद्रमा भवन से नहीं। मेंग होंग लियांग की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं छाया चंद्रमा भवन से नहीं हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति अपने चेहरे पर एक घमंडी भाव के साथ वहां खड़े थे। जब मेंग होंग लियांग और युवा महिला बात कर रहे थे, उन्होंने अब तक बाधा नहीं डाली थी। वी गुचांग और मेरा केवल एक छोटा सा दोस्त है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हारे साथ परेशानी ढूंढेंगे। मेंग होंग लियांग का चेहरा ठंडा होने से खुद को नहीं रोक सका। जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके विचारों को देखा, उनकी आंखें चमक गई क्योंकि वह झिझकते रहे। जब मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो अपनी चोटों से ठीक होने के लिए ध्यान कर रहे थे, उन्होंने ये सुना तो वह लगभग त्रिपाठी जीवक्ति से गुस्से में खून का एक घूंट खांस गए। मूल रूप से जब स्थिति आसान हो गई थी, मध्यम आयु वर्ग का पुरुष चुपके से खुश था, ये सोचकर कि उनका अनुमान सही था। यह युवा व्यक्ति जो उन्हें बचाने आया था, उनके पास वास्तव में कुछ पृष्ठभूमि थी। जब तक ये युवा व्यक्ति कुछ और नहीं कहता, मेंग होंग लियांग के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से हार मान लेगा। अगर ऐसा होता तो वह और यह युवा व्यक्ति जो उन्हें बचाने आया था, सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम होंगे। जहां तक बदले की बात है, वह स्वाभाविक रूप से बाद के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा व्यक्ति इतना मूर्ख होगा। वास्तव में एक सांस में अपनी एकमात्र आशा को उड़ा रहा था। मेंग होंग लियांग उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? एक मजबूत समर्थक के बिना, उनकी प्रथम कोटि संत राजा खेती के साथ, वह बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। एक पल के लिए मध्यम आयु वर्ग का पुरुष गुस्सा और चिंतित दोनों था। उन्होंने पहले कभी इतने मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उन्हें बचाने के लिए आया था, इसलिए उन्हें इस गड़बड़ी में खींच लिया गया था। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष केवल आह भर सकता था और चुपके से जल्द अपनी शक्ति को बहाल करने का फैसला कर सकता था। एक बार जब मेंग होंग लियांग ने हमला किया, तो वह इन लोगों को देरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और त्रिपाठी जीवक्ति को भागने देंगे। दूसरी ओर मेंग होंग लियांग, जिनका चेहरा लगातार बदल रहा था, आखिरकार एक फैसले पर पहुंचे। उनका भाव धीरे धीरे मजबूत हो गया क्योंकि उन्होंने उदासी से त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा और कहा, छाया चंद्रमा भवन तो क्या? वी गुचांग, अगर मैं तुम्हें आज मारना चाहता हूं तो तुम कल तक जीवित नहीं रहोगे। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उन्होंने अचानक अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, उनकी काली लिप्टों से सावधान रहें, उन्हें कोई संदेश भेजने का मौका न दें। वह सौहार्द के सभी बहाने छोड़ने और उन्हें चुप कराने के लिए मारने जा रहे थे। ये कहा जाना चाहिए कि वह एक बहुत सावधान व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपने छोटे भाइयों और बहनों को हमला करने का आदेश दिया, तो उनके हाथ पर एक छिपी हुई सुनहरी रोशनी दिखाई दी। मेंग होंग लियांग इस दानवी लौ से अत्यधिक सतर्क थे और केवल अपने छोटे भाइयों को त्रिपाठी जीवक्ति को विचलित करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि उन्होंने उन्हें मारने के लिए एक चुपके से हमला शुरू किया। इसके अलावा वह पूरी तरह से त्रिपाठी जीवक्ति को संदेश भेजने के लिए अपने कंपास कलाकृति को बाहर निकालने का समय नहीं दे सकते थे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। एक बार जब मेंग होंग लियांग का आदेश दिया गया, अगले क्षण 4 द्वितीय कोटि संत राजा हत्यारे इरादे के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़े। वे सभी चारों अपनी संत शक्ति को धकेल रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने रक्षात्मक कलाकृतियों को सक्रिय किया था। अधिकांश कृषक जिन्होंने प्रवाहित ज्वाला रेत क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया, वे रक्षात्मक कलाकृति कवच पहने हुए थे। ये कलाकृति कवच आसानी से अग्नि जहर के आक्रमण का विरोध कर सकते थे और उनका एक बहुत मजबूत रक्षात्मक प्रभाव था। कम से कम जब ये कृषक एक ही स्तर के कृषकों के खिलाफ लड़ते थे, तो वे अक्सर खुद को नुकसान से बचाने के लिए इन कलाकृति कवचों पर भरोसा करते थे।
काली लपटें बहुत भयानक थीं, और हालांकि वे चारों आगे बढ़े, उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती के करीब आने का साहस नहीं किया। युवा महिला ने अनौपचारिक रूप से एक चाबुक जैसी कलाकृति बाहर निकाली और इसे झूलते हुए ये एक मंद गर्जना वाली आवाज जारी करते हुए नीली धब्बे में बदल गई जो त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चमकी। उसके सुंदर चेहरे पर एक निर्दयी भाव भर गया। अन्य तीन ने भी त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति पर बमबारी करने के लिए लंबी दूरी के आक्रामक कलाकृतियों और मार्शल कौशलों का उपयोग किया। उसी समय मेंग होनलियान के हाथ से चुपचाप एक सुनहरी रोशनी निकली। यह अज्ञात था कि उन्होंने किस तरह की चाल का उपयोग किया, लेकिन जिस पर यह सुनहरी रोशनी निकली वह वास्तव में ढकी हुई थी। 4 द्वितीय कोटि संत राजा और 1 तृतीय कोटि संत राजा एक प्रथम कोटि संत राजा पर हमला करने के लिए एकजुट होते हैं। परिणाम स्पष्ट था। जैसे कि कार्य करने के बाद मेंग होनलियान के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए, लेकिन अगले क्षण में उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर कठोर हो गई। उन्होंने देखा कि काली लपटों से बनी एक तलवार घिरे हुए युवा व्यक्ति के हाथों में दिखाई दी। उन्होंने एक गहरे काले तलवार की किरण काटी जो सभी प्रकाश को निगलना चाहती थी। इसने न केवल उनके 2 छोटे भाइयों के हमलों को बिखेर दिया, तलवार की किरण भी सीधे उनके शरीरों को काट दिया जैसे कि वह सड़ी हुई लकड़ी हो। उनके रक्षात्मक कलाकृति कवच कागज की तरह नाजुक थे, और यहाँ तक कि संत शक्ति जिसे वे अपने शरीरों के चारों ओर घूम रहे थे वह भी कोई रक्षात्मक भूमिका निभाने में असमर्थ थी। इन 2 छोटे भाइयों के शरीर एक पल में आधे में कट गए। यह अंत नहीं था। आदमी के हाथ में एक काले भाले दिखाई दिए। उन्होंने इसे अनौपचारिक रूप से फेंक दिया लगता था, और भाले ने युवा महिला के चाबुक को तोड़ दिया। लंबा चाबुक वापस उछल गया और सीधे युवा महिला के पेट में एक छेद कर दिया। शुरुआत से अंत तक इस युवा महिला के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। जल्द ही बाद उनके बगल में एक बैंगनी ढाल दिखाई दी। डिंग डिंग डैंग डैंग डैंग। बैंगनी ढाल से चिनगारी निकलने के साथ ही कुरकुरी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिसके साथ एक सुनहरी रोशनी चमकी। ढाल अक्षत था, लेकिन सुनहरी रोशनी मेंग होनलियान की स्थिति में लौट आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ ली, ये जानते हुए कि इस मेंग होनलियान की कलाकृति वास्तव में असाधारण थी। पहले जब उन पर इस सुनहरी रोशनी से हमला किया गया था तो उनका महान स्वर्गीय ढाल लगभग टूट गया था। अब त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही से कार्य करने का साहस नहीं किया और तुरंत खुद का बचाव करने के लिए अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया। एक त्वरित नजर डालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक उड़ान सुई कलाकृति थी जो एक बैल के बाल जितनी पतली थी। इस प्रकार की कलाकृति काफी दुर्लभ थी, क्योंकि उड़ान सुई कलाकृतियां काफी कमजोर थीं। कलाकृति परिष्कृत करने वालों को प्रभावी नुकसान पैदा करने के लिए उनमें से एक बड़ी संख्या में परिष्कृत करने की जरूरत थी, और जितना अधिक उन्होंने परिष्कृत किया उन्हें परिष्कृत करना उतना ही मुश्किल होगा। एपिसोड नंबर 1187। उड़ान सुई कलाकृतियां दुर्लभ थी, लेकिन यह अस्वीकार्य था कि उड़ान सुइयां रक्षा को तोड़ने के लिए सबसे अच्छी कलाकृतियां थीं और एक कृषक की सुरक्षात्मक संत शक्ति को तोड़ने के लिए भी सबसे उपयुक्त थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुनहरी रोशनी लगभग महान स्वर्गीय ढाल को तोड़ दिया था, तो यह इस तरह की चीज थी। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक पता चला। जब त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का थे, शाही शहर संप्रदाय के एकमात्र शिष्य जो उनके द्वारा नहीं मारे गए थे, उन्हें प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय मिल गया। उनके 4 साथी शिष्यों ने एक साथ हमला किया था, लेकिन उनमें से 3 एक पल में मारे गए थे। अगर यह भाई मेन के चुपके से हमले के कारण नहीं होता तो इस व्यक्ति का ध्यान भटक जाता। इस शाही शहर संप्रदाय शिष्य को लगता था कि वह पहले से ही मर गया होता। वह जहां था वहां रुकने का साहस कैसे कर सकता था। अपने चेहरे पर डर का एक भाव के साथ वह जल्दी से पीछे हट गया। एक पल में वह 100 मीटर से अधिक दूर पीछे हट गया था। इससे पहले कि वह राहत की सांस भी ले पाता, अचानक उस पर एक गहरे काले रंग की रस्सी नीचे आ गई। उस रस्सी ने उनके भागने के सभी रास्तों को सीलबंद कर दिया लगता था, जिससे वह बिल्कुल भी चलने में असमर्थ हो गए। एक तेज आवाज के साथ काली रस्सी उनके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। केवल इस क्षण में ही उन्होंने देखा कि यह काली रस्सी वास्तव में काली लिपटों से संघनीभूत थी। इससे पहले छोटे भाई क्यूई के साथ क्या हुआ था, ये याद करके इस शाही शहर संप्रदाय शिष्य का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। अपना मुंह खोलते हुए ये शाही शहर संप्रदाय शिष्य एक आवाज निकालने में असमर्थ था, क्योंकि दानवी लौ ने न केवल उनके शरीर को राख में जला दिया बल्कि उनकी आत्मा को भी। 9 स्वर्ग दिव्य कौशल की कारागार स्वर्ग ताला में किसी की आत्मा को बांधने की शक्ति थी, और यह विशेष रूप से भागने वाले दुश्मनों को पकड़ने के लिए बनाया गया एक मार्शल कौशल था। त्रिपाठी जीवप्ती की अद्वितीय संत शक्ति के साथ कारागार स्वर्ग ताला की शक्ति पुनर्जन्म ले चुकी थी। पलक झपकते ही वे 4 लोग जिन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घेरा था वे सभी मिटा दिए गए। मेंग होनलियान की आंखें हिंसक रूप से कांप गईं, क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास और घबराहट का एक भाव दिखाई दिया। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष जो ध्यान कर रहा था और ठीक हो रहा था, वह बस इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती के पास दौड़कर आया था। जिस पर 4 शाही शहर संप्रदाय शिष्यों ने हमला किया, वह त्रिपाठी जीवप्ती की मदद करने के लिए दौड़कर आए थे, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि इस लड़ाई में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। जब तक वह पहुंचे उनके सभी 4 साथी शिष्य मर चुके थे, और यहाँ तक कि मेंग होनलियान का चुपके से हमला भी विफल हो गया था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का भाव मेंग होनलियान से ज्यादा बेहतर नहीं था। केवल अंतर यह था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती से नहीं डरते थे।
वह बस उन्हें सिर से पैर तक देख रहे थे, जैसे कि वह एक राक्षस को देख रहे थे। इस क्षण में उन्हें समझ आया कि त्रिपाठी जीवप्ती एक मूर्ख नहीं थे। उन्हें खुद को बचाने के लिए छाया चंद्रमा भवन के नाम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास मौजूद सभी को मारने की क्षमता थी। क्या ये हो सकता है? मेंग होंगलियान का चेहरा अचानक फीका पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि वह क्या कहना चाहते थे, लेकिन उनके बोलने के बाद मेंग होंगलियान ने जल्दी से अपनी मुट्ठी बांधी और जल्दी से कहा, इस मेंग ने आपको अपमानित किया है, कृपया अपमान न लें। आज का मामला केवल आकाश, पृथ्वी, आप और मैं जानते हैं। यह मेंग इसे तीसरे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा, इसलिए कृपया इस मेंग को छोड़ दें। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती से बचाव किया, जैसे कि वह एक सांप या एक बिच्छू से बच रहे थे। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था। तुम जाना चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और जोर से अपनी हथेली को आगे धकेल दिया। चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थी तो वह इस मेंग होंगलियान को कैसे अक्षत भागने दे सकते थे? चाहे वह इस व्यक्ति के रुख और उनकी प्रति हत्या के इरादे के कारण था, या क्योंकि वह उन्हें चुप कराना चाहते थे। जिस पर त्रिपाठी जीवप्ती ने इस व्यक्ति को पहचाना, उन्होंने पहले से ही उन्हें जीवित न छोड़ने का मन बना लिया था। इस व्यक्ति ने उन्हें परेशान करने के लिए केवल खुद को दोष दिया। एक विशाल हथेली की छाप आकाश से नीचे उतरी, पूरी दुनिया को ढकते हुए, साथ ही मेंग होंगलियान के सामने प्रकाश को भी। इस हथेली की छाप में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी, जिससे मेंग होंगलियान का दिमाग कांप गया, क्योंकि मृत्यु की एक आभा उनके दिल में भर गई। एक अजीब चीख निकालते हुए उनके हाथ में सुनहरी रोशनी फिर से निकली। अनगिनत पतली सुइयों ने हवा के माध्यम से छेदा, एक सूंघने वाली आवाज उत्सर्जित की। तुरंत एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि सुइयां हवा में अभिसरण कर गई। एक लंबी तलवार में संघनीभूत होकर तलवार का सिरा कांप रहा था, क्योंकि ये स्वर्ग को ढकने वाले हाथ की हथेली की छाप से सीधे टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी रोशनी मंद हो गई, लेकिन स्वर्ग को ढकने वाले हाथ में एक छेद हो गया लगता था, जिससे मेंग होंगलियान को इस दमनकारी बेड़ियों से मुक्त होने और जल्दी से भागने का यह अवसर मिल गया। उनकी आकृति केवल कुछ दर्जन मीटर चली थी जब पीछे से एक जलती हुई गर्म और बुराई वाली आभा उनकी ओर दौड़ कर आई। अपना सिर घुमाकर देखते हुए मेंग होंगलियान की आत्मा लगभग उनके शरीर से बाहर निकल गई। कुछ अज्ञात समय में ये दुश्मन उनके पीछे दिखाई दिया था। काली लिपटों से ढकी हुई एक लंबी तलवार उनकी ओर घुसपैठ कर रही थी। मेंग होंगलियान का शरीर गर्म जल रहा था, लेकिन इससे भी अधिक इस बुराई वाली आभा के कारण। मेंग होंगलियान को आखिरकार समझ आया कि छोटे भाई की हुई अपनी मौत से पहले इतने क्यों घबराए हुए थे। नीचे देखते हुए मेंग होंगलियान ने जो कुछ देखा, वह उनके सीने से बाहर निकला हुआ एक काला तलवार का सिरा था, और उस स्थिति को अपने केंद्र के रूप में रखते हुए उनके पूरे शरीर में तेजी से एक प्रचंड आग फैल रही थी। मेंग होंगलियान के शरीर के पूरी तरह से भस्म होने का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे उनकी अंतरिक्ष अंगूठी छीन ली और अधीरता से उसे अपनी दिव्य चेतना से झाड़ा, अचानक खुशी से मुस्कुराते हुए। मेंग होंगलियान की अंतरिक्ष अंगूठी में बहुत अच्छी चीजें नहीं थी। उनकी अंतरिक्ष अंगूठी पहले त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा मारे गए 3 कसी परिवार मास्टरों के समान थी, मूल रूप से बहाली गोलियों और सन क्रिस्टल से भरी हुई थी, साथ ही विभिन्न आकारों के 1 दर्जन या उससे अधिक अग्नि क्रिस्टल पत्थरों से भी। हालांकि मेंग होंगलियान की अंतरिक्ष अंगूठी के अंदर एक और अग्नि क्रिस्टल था, जो एक जलती हुई गर्म आभा देता था। ये एक अग्नि आत्मा पशु से एक अग्नि क्रिस्टल पत्थर नहीं था, बल्कि शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार एक उत्पत्ति राजा ग्रेड सामग्री था। शानदार अग्नि क्रिस्टल केवल एक उत्पत्ति ग्रेड सामग्री थी, और इसकी गुणवत्ता के आधार पर इसे उच्च, मध्यम या निम्न कोटि में वर्गीकृत किया जा सकता था। उस पहाड़ी के नीचे जहां त्रिपाठी जीवप्ती पहले गए थे, वहां एक शानदार अग्नि क्रिस्टल अयस्क होना चाहिए। एक शानदार अग्नि क्रिस्टल अयस्क में शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार पैदा करने की बहुत कम संभावना थी, जो एक बहुत उच्च ग्रेड सामग्री थी। इस शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार के रंग को देखते हुए ये केवल एक उत्पत्ति राजा ग्रेड निम्न कोटि सामग्री थी, लेकिन फिर भी ये छायांकित तारा पर अभी भी अत्यंत दुर्लभ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुष से छीन लिया था, और यहाँ तक कि उसे चुप कराने के लिए मारने की कोशिश भी की थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनौपचारिक रूप से इस शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया, इससे पहले कि वह मानचित्र खंड का एक टुकड़ा बाहर निकाले। जिस चीज ने वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को खुश किया वह ये मानचित्र खंड था, वह जो एक बार खजाना भवन नीलामी में दिखाई दिया था। उस समय इस मानचित्र खंड को एक द्वितीय कोटि संत राजा ने खरीदा था। नीलामी समाप्त होने से पहले ये द्वितीय कोटि संत राजा चुपचाप खिसक गया था, लेकिन अनगिनत लोगों ने उसका पीछा किया था। अंत में यह मानचित्र खंड एक युवा व्यक्ति मेंग होंगलियान द्वारा प्राप्त किया गया था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पहली बार मेंग होंगलियान को देखा तो उन्हें याद नहीं आया कि वह कौन थे, केवल यह महसूस करते थे कि दूसरा पक्ष परिचित लगता है, लेकिन जल्द ही याद आया कि स्वर्गीय भाग्य शहर के बाहर क्या हुआ था। उस समय मानचित्र खंड को मेंग होंगलियान द्वारा ले जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को अब कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार क्या इस मानचित्र खंड पर इंगित स्थान को ढूंढा जा सकता था? यह अभी भी अज्ञात था, और क्या वहां कुछ अच्छा था, ये जानने का कोई तरीका नहीं था।
सब कुछ अज्ञात था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि एक अनिश्चित मानचित्र खंड पर अपनी ऊर्जा और प्रयास बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह मानचित्र खंड इतने सारे लोगों के हाथों से गुजरने के बाद उनके हाथों में आएगा। उनके हाथों में अभी भी एक और मानचित्र खंड था, इसलिए अगर उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ा तो उन्हें कुछ सुराग ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। जब भविष्य में उनके पास कुछ खाली समय होगा तो वह इसकी खोज करेंगे और शायद कुछ अवसर ढूंढेंगे। जब त्रिपाठी जीवप्ती दूसरे पक्ष की अंतरिक्ष अंगूठी में खोज कर रहे थे तो मध्यम आयु वर्ग का पुरुष अत्यंत हैरान था। इस क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती की कार्यवाही एक डाकू से अलग नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। खजाने के लिए दूसरों की हत्या करना सामान्य था। त्रिपाठी जीवप्ती के समाप्त होने के बाद मध्यम आयु वर्ग का पुरुष कमजोरी से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी बांधी। चरमपद संप्रदाय के हुआन कसीरान दोस्त को मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये हुआंग इस विपत्ति से बचने में सक्षम नहीं होता। कृपया इस हुआंग के प्रणाम को स्वीकार करें। ये कहते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, भाई हुआन बहुत विनम्र हैं। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और उन्हें उठाने में मदद की। हालांकि हुआन कसीरान के चेहरे पर कुछ राहत दिखाई दी, लेकिन और भी अधिक उदासी थी क्योंकि उन्होंने कम आवाज में कहा, बेशक अगर ये दोस्त नहीं होता तो छोटे भाई का बदला संभव नहीं होता। शायद इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि यह मेंग होंग लियांग ही था जिसने मेरे भाई और छोटे भाई को मारा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे और उसे जानने दिया कि तुमने शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार ढूंढा था। इस बारे में बात करते हुए हुआन कसीरान का चेहरा और भी उदासी भरा हो गया क्योंकि उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हम पर्याप्त सावधान थे। छोटे भाई और मैं किस्मत वाले थे कि हमने जो क्षेत्र ढूंढा उसमें बहुत शानदार अग्नि क्रिस्टल मिले। दोस्त, आपके जाने के तुरंत बाद हम कुछ शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार भी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उस समय हमने इसे सावधानी से छिपाया और तुरंत छोटे भाई के साथ छोड़ दिया, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते पर हम मेंग होंग लियांग से टकराए जिन्हें खबर मिली थी और वह दौड़कर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए उन्होंने हमें लूटने का फैसला किया और हमें अपनी अंगूठियां देने के लिए कहा। शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार छोटे भाई की अंगूठी में था, लेकिन छोटा भाई स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक था, इसलिए मेंग होंग लियांग ने छोटे भाई को मार डाला और शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार उनके हाथों में गिर गया। ये हुआंग उनका मुकाबला नहीं कर सका और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो बात यह है, ये ठीक वही था जिसके बारे में स्वर्ग बात कर रहे थे। हुआन कसीरान और उनके वरिष्ठ शिक्षु भाई को अपनी दौलत प्रकट करने के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। बस उनकी किस्मत बहुत खराब थी। मैंने इस दोस्त का सम्मानित नाम नहीं पूछा है। हुआन कसीरान ने गंभीरता से अपनी मुट्ठी बांधी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें बचाया था और यहाँ तक कि उन्हें बदला लेने में भी मदद की थी, इसलिए हुआन कसीरान स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ थे। इसके शीर्ष पर त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से एक सामान्य कृषक नहीं थे, इसलिए हुआन कसीरान उनसे दोस्ती करना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती, तो ये भाई त्रिपाठी है। भाई त्रिपाठी, क्या ये हो सकता है? हुआन कसीरान थोड़ी देर के लिए झिझके इससे पहले कि अचानक कांप जाए और हंसते हुए कहा, ये हुआन अशिष्ट रहा है। भाई त्रिपाठी, कृपया आप मान न लें। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें अजीब तरह से देखा, भ्रमित होकर। मेंग होंग लियांग ने कुछ क्षण पहले यही बात कही थी और अब हुआन कसीरान भी यही बात कह रहे थे। क्या उन दोनों को कोई गलतफहमी थी कि वह कौन थे? हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती इन चीजों से परेशान होने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने बस पूछा, भाई हुआंग अब क्या करने की योजना बना रहे हैं? हुआन कसीरान ने गंभीरता से थोड़ी देर के लिए सोचा इससे पहले कि जवाब दे। पहले मैं ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढूंगा। इस हुआन की वर्तमान स्थिति में मैं ज्वाला क्षेत्र में और गहराई में नहीं जा सकता। अगर मैं और आगे जाता हूँ तो मेरी चोटें केवल बदतर होंगी। भाई त्रिपाठी, आपको इस हुआन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चरम शिखर संप्रदाय के अन्य भाइयों से संपर्क कर सकता हूँ। शायद आसपास अन्य भाई और बहनें हैं। वह भी अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी बांधी। चूंकि ऐसा है तो मैं पहले विदा लेता हूँ। भाई त्रिपाठी, कृपया अपनी इच्छा के अनुसार करें। अगर भविष्य में कोई मौका मिलता है, भाई त्रिपाठी, कृपया मेरे चरमपद संप्रदाय में आए और यह हुआंग आपका खुले हाथों से स्वागत करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराए, कुछ भी नहीं कहते हुए, इससे पहले कि मुड़कर खजाना क्षेत्र की दिशा में दौड़कर चले जाएं। त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ को देखते हुए हुआन कसीरान ने एक अस्पष्ट उत्साह महसूस किया। मेंग होंग लियांग की तरह उन्हें विश्वास था कि त्रिपाठी जीवप्ती उस जगह से थे। अन्यथा एक प्रथम कोटि संत राजा आसानी से 5 विरोधियों को कैसे मार सकता था जिनकी खेती उनकी तुलना में कहीं अधिक थी। एपिसोड नंबर 1188। इस दुनिया में केवल उस जगह में ही ऐसा धरती तोड़ने वाला प्रतिभाशाली दिखाई देगा। यही कारण था कि मेंग होंग लियांग आखिरी पल में इतना घबराए हुए थे। उन्होंने सुना था कि वहां के लोग उदासीन और निर्दयी थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। कम से कम त्रिपाठी जीवप्ती नामक यह व्यक्ति काफी अच्छा था। ऐसा लगता है कि अफवाहों पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार के बारे में कुछ भी नहीं बताया और हुआन कसीरान ने नहीं पूछा। दोनों के बीच एक मौन समझदारी थी।
हुआन कसीरान के लिए अपना बदला लेने में सक्षम होना पहले से ही पर्याप्त अच्छा था, तो वह त्रिपाठी जीवक्ति से शानदार अग्नि क्रिस्टल का सार कैसे मान सकते थे। आखिरकार इसे पहले से ही दूसरे पक्ष का युद्ध का लूट माना जा सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति गायब होने के बाद हुआन कसीरान ने जल्दी से जमीन पर बिखरे हुए कुछ अंतरिक्ष अंगूठियां उठाई, अंदर के सन क्रिस्टल और गोलियां बाहर निकाली और जल्दी से जगह छोड़ दी, खुद को ठीक करने और ये देखने के लिए एक एकांत जगह ढूंढने की तैयारी करते हुए कि क्या वह अपने साथी संप्रदाय भाइयों से संपर्क कर सकते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। 5 दिनों बाद त्रिपाठी जीवक्ति ज्वाला क्षेत्र से गुजर गए और अचानक एक ऐसी जगह पर आए जहां विश्व ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। इस जगह में ज्वाला क्षेत्र की सर्वव्यापी गर्मी नहीं थी, न ही इसमें अग्निजहर था जो लगातार किसी के शरीर पर आक्रमण करता था। चारों ओर देखते हुए वहां हरी भरी हरियाली, पक्षियों का गाना और हवा में भरी फूलों की खुशबू थी। ये जगह बस एक स्वर्ग की तरह थी। खजाना क्षेत्र। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा कांप गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार पहली परत के ज्वाला क्षेत्र को पार कर लिया है और दूसरी परत के खजाना क्षेत्र में आ गए हैं। लियुयान रेगिस्तान वास्तव में अजीब था। क्षेत्र की प्रत्येक परत दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग थी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र के चौराहे पर ज्वाला क्षेत्र और खजाना क्षेत्र पूरी तरह से अलग हो गए थे। गर्मी और अग्नि जहर इस जगह में बिल्कुल भी घुसने में असमर्थ थे। चरमपद संप्रदाय के हुआन कसीरान से अलग होने के बाद से त्रिपाठी जीवक्ति पिछले 5 दिनों से चल रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति गहराई में चले गए, उन्हें विभिन्न बलों के कई कृषकों से भी सामना हुआ। ये कृषक समूहों में थे और कुछ और नहीं करते थे सिवाय ज्वाला क्षेत्र में अग्नि आत्मा जानवरों की खोज करने के, साथ ही अग्नि विशेषता आत्मा घासों और आत्मा दवाओं की तलाश करने के। बेशक अगर शानदार अग्नि क्रिस्टल जैसे कीमती अयस्क थे तो यह और भी बेहतर होगा। मूल रूप से प्रमुख बलों के अधिकांश कृषक जो इस जगह में प्रवेश करते थे, वे इस तरह की चीज करने के लिए ज्वाला क्षेत्र में रहेंगे, जबकि बाकी आत्मा घासों और आत्मा दवाओं की खोज करने के लिए खजाना क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जिनके पास प्रवेश करने की योग्यता थी वे अपने संबंधित संप्रदायों के अभिजात वर्ग थे। ये बहुत उचित नहीं लगता था। कम ताकत और खराब योग्यता वाले लोग बाहर लड़ रहे थे, जबकि उच्च ताकत और अच्छी योग्यता वाले लोग शांतिपूर्ण ढंग से खजाने की खोज कर रहे थे। हालांकि दुनिया ऐसे ही काम करती थी। किसी व्यक्ति की योग्यता और ताकत जितनी अधिक होगी, उन्हें उतना ही बेहतर इलाज मिलेगा। ये वही सिद्धांत था जैसे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। अगर वह अच्छे संसाधन प्राप्त करना चाहता था तो उन्हें पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी। त्रिपाठी जीवक्ति की यात्रा शांतिपूर्ण थी और उन्हें मेंग होंगलियान जैसे किसी से सामना नहीं हुआ जो परेशानी पैदा करना पसंद करते थे। सिवाय उस अजीब रूप के जो कृषकों ने उन्हें दिए, बाकी सब ठीक था। जब कृषकों ने देखा कि त्रिपाठी जीवक्ति की खेती कम थी और वह ज्वाला क्षेत्र में अकेले चल रहे थे, तो उन्होंने बस सोचा कि यह व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानता है। उनमें से अधिकांश बस एक अच्छा शो देखना चाहते थे, लेकिन वहां एक नाजुक महिला थी जिसे त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे, जो दौड़कर आए और उन्हें वापस मुड़ने और अपनी मौत की तलाश न करने की सलाह दी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनौपचारिक रूप से कुछ टालमटोल वाले शब्दों के साथ जवाब दिया। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवक्ति गहराई में जाने पर जोर देते थे, महिला ने अब अपनी सांस बर्बाद नहीं की और बस सिर हिलाया और आह भरी, ये सोचकर कि इस दुनिया में वास्तव में मूर्ख थे जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते थे। मूल रूप से ज्वाला क्षेत्र को लगभग 10 दिनों में पूरा होना चाहिए था, लेकिन अजीब घाटी और भ्रामक युग के कारण देरी के कारण त्रिपाठी जीवक्ति को पूरा करने में लगभग 1 महीना लग गया। अब तक कई लोग खजाना क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को जल्दी नहीं थी। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक आत्मा घासों और आत्मा दवाओं की खोज करना शुरू कर दिया। वी गुचांग ने कहा था कि हालांकि खजाना क्षेत्र में कोई अग्नि आत्मा पशु नहीं था, वहां कई राक्षस जानवर थे, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को अभी भी ध्यान देना पड़ा। कुछ दिनों के लिए त्रिपाठी जीवक्ति को किसी से सामना नहीं हुआ। उनकी फसल महान नहीं थी और वह नहीं जानते थे कि क्या यह इसलिए था क्योंकि दूसरों ने उन्हें हरा दिया था या इसलिए क्योंकि यह जगह बस ऐसी ही थी, लेकिन इतने दिनों के बाद त्रिपाठी जीवक्ति की इस जगह के लिए उम्मीदें धीरे धीरे कम हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने तैरते हुए महाद्वीप के प्रचुर संसाधनों को देखा था। तैरता हुआ महाद्वीप संसाधनों में समृद्ध एक जगह थी। वहां हर जगह आत्मा घास और आत्मा दवाएं थी, जिनमें अनगिनत उत्पत्ति ग्रेड और उत्पत्ति राजा ग्रेड थी। खजाना क्षेत्र में काटी गई अधिकांश जड़ी बूटियां संत राजा ग्रेड मध्य उच्च कोटि थी, जिनमें कम संख्या में उत्पत्ति ग्रेड जड़ी बूटियां थी। ऐसी फसल किसी और के लिए विशाल होगी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को परवाह नहीं थी। वह उन जड़ी बूटियों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए थे जिनकी वह तलाश कर रहे थे। लियुयान के रेत क्षेत्र को बंद करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति वुई और अन्य लोगों के लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करना चाहते थे ताकि उनकी ताकत बढ़ सके। आखिरकार वुई और यूफेंग की ताकत बहुत कम थी। इस दिन त्रिपाठी जीवक्ति चल रहे थे जब उन्होंने अचानक एक अजीब भाव के साथ हवा को सूंघा। उन्होंने एक परिचित सुगंध सूंघी, एक बहुत ही खास सुगंध जो अपने साथ एक मंद कड़वाहट लेकर आई थी। पन्ना रेशम घास की गंध। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी। पन्ना रेशम घास उनकी यात्रा के उद्देश्यों में से एक थी। ऐसा नहीं था कि छायांकित तारा पर पन्ना रेशम घास मौजूद नहीं थी,
लेकिन एक बार जब ये दिखाई दी तो इसे सभी महान बलों द्वारा छीन लिया जाएगा, क्योंकि यह उत्पत्ति संघनीभूत गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक था। हालांकि छायांकित तारा पर रसायनज्ञ का सबसे उच्च ग्रेड उत्पत्ति ग्रेड निम्न कोटि था, वे अभी भी उत्पत्ति संघनीभूत गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते थे। 10 बैचों की गोलियों में से वे एकल बैच को परिष्कृत करने में सक्षम हो सकते हैं, जिसका मतलब था कि एक उत्पत्ति पुनर्प्राप्ति क्षेत्र मास्टर पैदा करने की उच्च संभावना थी। यह इस कारण से था कि पन्ना रेशम घास बाजार पर सबसे अधिक मांगी जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती एक चाहते थे तो वह केवल लियुयान के रेत क्षेत्र की इस यात्रा पर अपनी आशाओं को बांध सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में कुछ खोजेंगे। यह मन करवाहट केवल पन्ना रेशम घास द्वारा उत्सर्जित की जा सकती थी, और इस आभा की समृद्धि को देखते हुए वहां बहुत सारे लगते थे, अन्यथा उनकी औषधीय सुगंध इतनी दूर तक फैलने में असमर्थ होगी। त्रिपाठी जीवप्ती इतने उत्साहित थे कि उन्हें इस औषधीय सुगंध के स्रोत का जल्दी से पालन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। लगभग आधे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उन्होंने पन्ना रेशम घास को इकट्ठा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि इसके बजाय अपनी आभा को छिपाया और चारों ओर देखा, क्योंकि वह जानते थे कि जहां पन्ना रेशम घास बढ़ती है वहां कई विशेष राक्षस जानवरों के होने की उच्च संभावना थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ये देखने का फैसला किया कि क्या वहां किसी राक्षस जानवर के कोई निशान थे। वहां देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का दिल जंगली ढंग से धड़कना शुरू हो गया। वह अपनी खुशी को शामिल करने में असमर्थ थे, क्योंकि इस बड़े क्षेत्र में वास्तव में 7 छोटे पत्तियों के साथ 1 दर्जन से अधिक हरी घासें थीं। 7 पत्तियों का मतलब था कि ये पन्ना रेशम घासें कम से कम 500 साल पुरानी थीं और पूरी तरह से परिपक्व जड़ी बूटियां थीं। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में वे 1 दर्जन से अधिक उत्पत्ति संघनीभूत गोलियों के बराबर थीं। इन 1 दर्जन पन्ना रेशम घासों से ज्यादा दूर नहीं, जमीन में एक मानव आकार का छेद भी था। ये छेद मंद रूप से एक मछली की गंध उत्सर्जित करता था और इस छेद के प्रवेश द्वार पर कुछ चिकनाई वाले निशान थे। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को समझ आया कि इन पन्ना रेशम घासों के साथ आने वाला राक्षस जानवर क्या था। चांदी सींग बिजली अजगर। चांदी सींग बिजली अजगर एक 7वीं कोटि या 8वीं कोटि राक्षस जानवर था। जब यह अपने शिखर तक बढ़ता था तो यह एक बार ड्रैगन, एक 9वीं कोटि राक्षस जानवर में बदल सकता था। इसके अलावा चांदी सींग बिजली अजगर पन्ना रेशम घासों की कड़वी गंध पसंद करता था, इसलिए इसने यहाँ रहने का फैसला किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने ये जानकारी वर्षापात तारा के जोंगआओ द्वारा उन्हें दी गई प्राचीन पुस्तकों से प्राप्त की थी। अन्यथा वह वर्षापात तारा के क्षेत्र में मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे। चाहे वह एक 7वीं कोटि राक्षस जानवर था या एक 8वीं कोटि राक्षस जानवर, त्रिपाठी जीवप्ती को उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि इन पन्ना रेशम घासों को इकट्ठा करने के बाद वह जल्दी से छोड़ सकते थे। अपनी दिव्य चेतना से छेद को झाड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत देखा कि अंदर 2 चांदी सींग बिजली अजगर थे, जो दोनों 8वीं कोटि तक पहुंच चुके थे। ये 2 राक्षस जानवर कितने सालों से यहाँ रह रहे थे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे 8वीं कोटि तक पहुंच चुके थे। हालांकि जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा चिंतित किया वह ये था कि वह यहाँ अकेले नहीं थे, वहाँ 2 अन्य कृषक थे जो उनसे पहले आए थे। अन्य 2 स्पष्ट रूप से जानते थे कि छेद में एक ऐसा अस्तित्व था जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी, इसलिए भले ही वे त्रिपाठी जीवप्ती से पहले आए थे, उन्होंने जल्दबाजी में कार्य करने का साहस नहीं किया। वे लगभग इन पन्ना रेशम घासों को कैसे इकट्ठा करें इस पर चर्चा कर रहे थे। सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति को सांप को उसके छेद से बाहर निकालने के लिए लुभाना था, जबकि दूसरा पन्ना रेशम घासों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि उनमें से दोनों केवल द्वितीय कोटि संत राजा थे, इसलिए एक चांदी सींग बिजली अजगर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वे जीत नहीं सकते थे तो वे अभी भी भाग सकते थे, लेकिन अगर उन्हें एक ही समय में 2 से निपटना पड़ा तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। उनमें से कोई भी ऐसा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वे झिझकते थे। लेकिन इससे पहले कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते, उन्होंने देखा कि काले चोगे में एक आदमी पास से बाहर निकल गया और जल्दी से 1 दर्जन या उससे अधिक पन्ना रेशम घासों के पास पहुंच गया। उनमें से दोनों एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके खजानों को चुराने की कोशिश कर रहा था। काले चोगे में आदमी को संभावित संकट का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ लगता था। एक खुशी वाली मुस्कान अभी भी उनके चेहरे पर लटक रही थी। एक पल के लिए हक्का बक्का रहने के बाद दोनों अब और खुद को रोक नहीं सके, इसकी परवाह किए बिना कि यह व्यक्ति पन्ना रेशम घासों को इकट्ठा कर सकता था या नहीं। एक बार जब वह आगे बढ़े और सांप को सतर्क किया तो उनकी ताकत के साथ वे उन्हें फिर कभी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। जल्दबाजी में उनमें से दोनों दौड़कर बाहर निकल गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन इन दोनों की हरकतों पर ध्यान देने के बाद उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और एक पल में 1 दर्जन या उससे अधिक पन्ना रेशम घासों के सामने आ गए। 1 दर्जन या उससे अधिक पन्ना रेशम घासों को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें सीधे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंक दिया। तभी उनके सामने छेद में 2 चांदी सींग बिजली अजगर सतर्क हो गए और बिजली का एक नीला चाप अचानक छेद से त्रिपाठी जीवप्ती के पेट की ओर चमका। उसी समय एक में इसके आकार का अजगर का सिर गुफा से बाहर निकला।
उसकी दो त्रिकोणीय आंखों ने त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडा घूरा क्योंकि उसने अपनी कांटेदार जीभ को झटका दिया और उसके सिर पर एकल चांदी के सींग ने एक अतुलनीय घने बिजली विशेषता आभा उत्सर्जित की। एक गड़गड़ाहट के साथ चांदी सींग बिजली अजगर का विशाल शरीर छेद से बाहर रेंग गया, जिससे जमीन कांपने लगी। पन्ना रेशम घासों को इकट्ठा करने की त्रिपाठी जीवक्ति की कार्यवाही ने स्पष्ट रूप से उसे गुस्सा दिलाया था। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरा चांदी सींग बिजली अजगर भी बाहर निकल आया। त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति चमकी क्योंकि उन्होंने आसानी से बिजली के पहले बोल्ट से बचाव किया, लेकिन जैसे ही वह भागने वाले थे, उन्होंने एक चिंतित चीख सुनी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो पन्ना रेशम घासों को पीछे छोड़ दो। जैसे ही ये शब्द गिरे, संत शक्ति बढ़ गई और एक राजसी बाघ का सिर दिखाई दिया, अपने दांत दिखाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की ओर झपटा। वह पहले से ही प्राप्त की गई किसी चीज को कैसे दूर दे सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि ये दोनों थोड़े चिंतित थे, अन्यथा वे इतनी जल्दबाजी में बाहर नहीं दौड़ते। उनकी आकृति फिर से चमकी और उन्होंने आसानी से बाघ के सिर के हमले से बचाव किया। बाघ का सिर संयोगवश दूसरे चांदी सींग बिजली अजगर पर हमला कर दिया था, जो छेद से बाहर निकल आया था। एक जोरदार दहाड़ के साथ इस चांदी सींग बिजली अजगर के शरीर पर बिजली चमकी। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन इस हमले से वह गुस्सा हो गया था। एपिसोड नंबर 1189। एक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ दूसरे गुस्साए चांदी सींग बिजली अजगर के सींग पर बिजली का एक काला गोला दिखाई दिया। अपने सिर के एक झटके के साथ बिजली का काला गोला अविश्वसनीय गति से सीधे दो कृषकों की ओर गोली मार गया। कृषकों में से एक का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से चकमा दिया, जबकि दूसरे ने अपना अधिकांश ध्यान त्रिपाठी जीवक्ति पर केंद्रित कर दिया। लगता था जो भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बिजली के गोले से बचने में असमर्थ था और तुरंत उसके द्वारा ढक लिया गया। एक कड़कड़ाहट की आवाज के साथ कृषक का शरीर झटका लगा क्योंकि उसके बाल सीधे खड़े हो गए। घबराकर उन्होंने जल्दी से अपने शरीर पर आक्रमण कर रहे बिजली के कट का विरोध करने के लिए अपनी संत शक्ति को परिसंचालित किया। हालांकि एक विशाल कोड़ा छाया ने उन्हें सीधे मारा, जिससे वह डर के मारे अपने होश खो बैठे। बिजली के कट से ढके हुए कृषक का शरीर एक पल के लिए पनडू हो गया, जिससे उनके लिए प्रभावी ढंग से चकमा देना असंभव हो गया। उन्हें सीधे कोड़ा छाया से मारा गया और उन्हें कई दर्जन मीटर दूर फेंक दिया गया। हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में भर गई। इस मार्शल कलाकार का शरीर एक बड़े अंतर से धंस गया था और उन्होंने एक मुंह भर खून उगला। उनके चेहरे पर एक असामान्य लालिमा दिखाई दी। ये केवल अब था कि वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जिसने उन पर हमला किया था वह एक कोड़ा छाया नहीं था, बल्कि चांदी सींग बिजली अजगर की पूंछ थी। जमीन पर उतरने के बाद कृषक का शरीर कुछ बार झटका लगा, इससे पहले कि वह खड़े होने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वह लड़खड़ाए और फिर से गिर गए, इससे पहले कि आखिरकार चलना बंद कर दें। एक 8वीं कोटि राक्षस जानवर के बिजली के हमले से मारा गया, साथ ही एक भारी पूंछ कोड़े के हमले के साथ ये द्वितीय कोटि संत राजा कृषक मरने से पहले केवल एक पल के लिए ही जीवित रहने में कामयाब रहा। शेष कृषक का भाव तेजी से बदल गया। उन्होंने कभी भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। उनकी योजना में उन्होंने पहले त्रिपाठी जीवक्ति पर एक चुपके से हमला किया था और त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ से अंतरिक्ष अंगूठी छीन ली थी। फिर जब चांदी सींग बिजली अजगर त्रिपाठी जीवक्ति पर हमला कर रहा था, वह और उनके साथी बिना किसी खतरे का सामना किए आसानी से पीछे हट सकते थे। हालांकि वास्तविकता उनकी उम्मीद से बहुत अलग थी। त्रिपाठी जीवक्ति अक्षत थे, जबकि उनके साथी मौके पर ही मारे गए थे। अब उनके पास त्रिपाठी जीवक्ति के साथ परेशानी ढूंढने का समय नहीं था, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति की तरह वह भी चांदी सींग बिजली अजगरों में से एक से उलझे हुए थे। एक 8वीं कोटि राक्षस जानवर का सामना करने वाले एक द्वितीय कोटि संत राजा मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त था, इसलिए उन्होंने लड़ना जारी रखने का साहस नहीं किया। तेजी से पीछे हटते हुए उन्होंने चांदी सींग बिजली अजगर को लिया और त्रिपाठी जीवक्ति की दृष्टि रेखा छोड़ दी। हालांकि इससे पहले कि वह छोड़ते, उस अपमानजनक रूप ने जो उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को दिया उन्हें जानने दिया कि यह दुश्मनी स्पष्ट रूप से उनके सिर पर लगाई गई थी। दूसरे पक्ष ने पहले चुपके से हमला किया था, उन्हें मारने और उनके खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा था, और अब वे उनसे नफरत करते थे, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। इससे भी अधिक, अगर उन्होंने उन्हें भागने दिया तो वह निश्चित रूप से परेशानी में होंगे। एक बार जब पन्ना रेशम घास की खबर फैल जाएगी तो यह अनिवार्य रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। ये लोगों को चुप कराने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी। चांदी सींग बिजली अजगर से निपटना अत्यंत मुश्किल था, और त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि उनकी दानवी लौ ने इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी कठोर त्वचा बस आग और पानी से अभेद्य थी, और ये तराजू से ढका हुआ लगता था। ये एक शिखर 8वीं कोटि राक्षस जानवर था जो एक 9वीं कोटि बार ड्रैगन में विकसित होने की कगार पर था। जब तक इसे 1 दर्जन साल दिए गए तो ये निश्चित रूप से सफल होगा। इसके शीर्ष पर यह चांदी सींग बिजली अजगर किसी तरह के उत्परिवर्तन से गुजरा लगता था। यह न केवल गड़गड़ाहट विशेषता दिव्य तकनीक का उपयोग कर सकता था, बल्कि यह अपने मुंह से एक हरी जहरीली धुंध भी थूक सकता था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को सिरदर्द हो गया। इसे मारने में बहुत मेहनत लगेगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, इससे पहले कि उसे मारने के विचार को छोड़ दे। ऐसे राक्षस जानवर को मारने से उन्हें केवल एक 8वीं कोटि राक्षस कोर और कुछ कलाकृति परिष्कृत सामग्री मिलेगी। लाभ बस नुकसान के लायक नहीं थे।
त्रिपाठी जीवप्ती को इसे चुप कराने की जल्दी थी। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत युद्ध के मैदान को छोड़ने की पहल की और उस दिशा में पीछा किया जिसमें कृषक भाग गया था। जल्द ही चांदी सिंह बिजली अजगर को झटक दिया जो उनका पीछा कर रहा था। आधे रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरे चांदी सिंह बिजली अजगर को देखा जो उनका पीछा कर रहा था। वह गुफा में वापस चला गया। उन्हें तुरंत पता चला कि दूसरा कृषक खुद की तरह इस मुश्किल प्रतिद्वंद्वी से भाग निकला होगा। एक जंगल के अंदर एक द्वितीय कोटि संत राजा कृषक एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुका हुआ था। वह अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए जोर से हौंफ रहे थे, अपनी सांस के नीचे श्राप देते हुए। जैसे ही उन्होंने सतर्कता से अपने चारों ओर स्कैन किया, वह एक दर्जन या उससे अधिक पन्ना रेशम घास प्राप्त कर सकता था, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अब उन्होंने न केवल जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में विफल रहे थे, बल्कि उनके साथी भी मर गए थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने दिल में त्रिपाठी जीवप्ती से नफरत की और महसूस किया कि जिस कारण से उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, वह सब त्रिपाठी जीवप्ती के कारण था। अगर यह व्यक्ति कहीं से बाहर नहीं आया होता और जल्दबाजी में कार्य नहीं किया होता, तो वह ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे समाप्त हो सकते थे। एक दर्जन या उससे अधिक पन्ना रेशम घास, अगर वह उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर लाने और उन्हें अपने संप्रदाय के बुजुर्गों को सौंपने में सक्षम होते, तो उन्हें निश्चित रूप से एक विशाल पुरस्कार मिलता। लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। वह इसे जाने नहीं दे सकते थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें उस व्यक्ति से पन्ना रेशम घास वापस लेनी पड़ी। अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से अपना संचार कलाकृति निकालते हुए उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को इसमें डाला और अपने साथी संप्रदाय भाइयों को अभी क्या हुआ था इसके बारे में सूचित करने वाले थे जब एक ठंडी, गर्म, धार्मिक और बुराई आभा अचानक आकाश से नीचे उतरी। उन्होंने एक चक्कर में अपना सिर उठाया, केवल एक विशाल गहरे काले रंग की हथेली को देखने के लिए जो उन पर निर्दयता से थप्पड़ मार रही थी। एक चीख के साथ उन्होंने तुरंत अपनी रक्षात्मक कलाकृति को धकेल दिया और बाहर कूद गए, एक पल में कई दर्जन मीटर पार करते हुए, विशाल हथेली के हमले से बाल बाल बचते हुए। किसी ने उन पर हमला किया था। कृषक डर के मारे अपने होश खो बैठा। उन्होंने पहले से ही अपनी दिव्य चेतना को फैला दिया था, लेकिन वह अभी भी इस व्यक्ति का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष की खेती उनकी तुलना में अधिक थी, लेकिन किस तरह का व्यक्ति उन पर हमला करेगा। अगले ही पल उन्हें समझ आया। एक गहरी लौ ने उन्हें ढक लिया और उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा जो थोड़ी दूर से चल रहे थे, डर में चिल्लाते हुए, ये तुम हो। दानवी लपटें उनके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन उनके पास चांदी सिंह बिजली अजगर की कठोर त्वचा नहीं थी, इसलिए वह उनका विरोध करने में असमर्थ थे और तुरंत राख में बदल गए। उनकी अंतरिक्ष अंगूठी एक कंपास कलाकृति के साथ जमीन पर गिर गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से राहत की सांस ली। इस कंपास कलाकृति को देखकर उन्हें पता चला कि उनका अंदाजा सही था। दूसरा पक्ष चांदी सिंह बिजली अजगर से भागने के तुरंत बाद अपने साथियों से संपर्क करने की तैयारी कर रहा था। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गए थे, अन्यथा बहुत परेशानी होती। झुककर त्रिपाठी जीवप्ती ने अंतरिक्ष अंगूठी उठाए और इसकी सामग्री की जांच की। अप्रत्याशित रूप से ये संत क्रिस्टल और गोलियों से भरा हुआ था। इसके अलावा कुछ संत राजा ग्रेड उच्च कोटि जड़ी बूटियां और कुछ सेम के आकार के अग्नि क्रिस्टल पत्थर थे। ऐसा लगता था कि यह वह फसल थी जो उन्होंने रास्ते में प्राप्त की थी। अनौपचारिक रूप से इन चीजों को अपने लिए लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तब कंपास कलाकृति उठाए। जैसे ही वह इसे अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में फेंकने वाले थे, कंपास कलाकृति से एक दिव्य चेतना में उतार चढ़ाव आया। कोई एक संदेश भेज रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए, ये सोचकर कि क्या वह बहुत देर से आए थे। क्या दूसरे पक्ष ने पहले से ही किसी और से संपर्क कर लिया था। भौहें सिकोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना से जांच की और एक संक्षिप्त जांच के बाद उनका भाव अजीब हो गया। कोई वास्तव में एक संदेश भेज रहा था, लेकिन यह इसलिए नहीं था क्योंकि अभी क्या हुआ था। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि कृषक के साथी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लगभग कुछ अविश्वसनीय खजाना ढूंढ लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती इस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने अभी किसी और के लोगों को मारा था, इसलिए उनके पास इन लोगों से संपर्क करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन इस दिव्य चेतना संदेश में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के शब्दों का उल्लेख किया गया था। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत हैरान कर दिया। जब वह वर्षापात तारा पर थे, जो गांव ने बहुत सारी प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा था, न केवल जड़ी बूटियों और गोली व्यंजनों के बारे में जानकारी, बल्कि कई अन्य रहस्यों को भी। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल उनमें से एक था। इस तरह का खजाना स्वाभाविक रूप से होने वाला खजाना नहीं था, बल्कि इसके बजाय कुछ संयोगिक अवसरों के कारण पैदा हुआ था। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के पैदा होने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, विश्व ऊर्जा आभा अत्यंत समृद्ध होनी चाहिए, अधिमानतः एक पृथ्वी शिरा या आत्मा वसंत के ऊपर। दूसरा, एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर को यहाँ मरना चाहिए। तीसरा, उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर की मृत्यु के बाद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को विघटित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय पूरी तरह से पृथ्वी शिरा या आत्मा वसंत के साथ एकीकृत होना चाहिए। केवल तभी आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल पैदा होने की एक पतली संभावना होगी। इन शर्तों में से तीसरा सबसे मुश्किल था, क्योंकि एक कृषक कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक बार जब वे मर जाते थे तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर को उभार देती थी और तेजी से दुनिया से विघटित हो जाती थी। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई भी टाल नहीं सकता था। हालांकि कुछ अपवाद थे।
उदाहरण के लिए आत्मा गर्म कमल में आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने का कार्य था। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने आत्मा गर्म कमल प्राप्त किया तो यह एक विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था, क्योंकि आत्मा गर्म कमल में खुद आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने का कार्य था। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति गलती से मर जाते तो वही होता, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा विघटित नहीं होती, बल्कि इसके बजाय आत्मा गर्म कमल द्वारा संरक्षित होती। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का जन्म इन अपवादों में से एक था। एक व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा में उनके जीवन के अनुभव और यादें होती थीं, इसलिए किसी ने भी इसे इच्छा पर निगलने का साहस नहीं किया। त्रिपाठी जीवोक्ति को ऐसा करने में सक्षम होने से पहले इसे शुद्ध करने के लिए विनाश की दानव आंख का उपयोग करना पड़ा था। लेकिन आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल अलग था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्व ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का एक मिश्रण था और केवल कुछ शर्तों के कारण पैदा हुआ था। इसमें मृत मास्टर की यादें या जीवन के अनुभव शामिल नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि इन अशुद्धियों को बहते समय के महान सम्राट के अनगिनत वर्षों द्वारा मिटा दिया गया था। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल न केवल एक कृषक की आध्यात्मिक ऊर्जा में तेजी से सुधार कर सकता था, बल्कि अगर कोई आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल में ध्यान करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो वे उत्पत्ति राजा क्षेत्र कृषक की दिव्य तकनीक को भी समझने में सक्षम हो सकते हैं। बेशक ऐसा होने की संभावना आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के पैदा होने की संभावनाओं से भी कम थी। जोन गाओ की प्राचीन पुस्तक ने इसे दर्ज किया था, लेकिन आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल बस बहुत दुर्लभ था। एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र कृषक पहले से ही सितारा क्षेत्र के भीतर एक शिखर मास्टर था और उसकी लंबी उम्र थी। कोई कैसे आकस्मिक रूप से मर सकता था, खासकर समृद्ध विश्व ऊर्जा के साथ एक जगह में। इस प्रकार जोन गाओ ने केवल इसके बारे में सुना था और इसे देखने का कभी मौका नहीं मिला था। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवोक्ति को हैरान किया वह ये नहीं था कि आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल वास्तव में यहाँ था, बल्कि इसके बजाय त्रिपाठी जीवोक्ति इसके जन्म की शर्तों में से एक से हैरान थे। अगर यह वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर एक बार छायांकित तारा पर मर गया था? चूंकि पहले उत्पत्ति राजा थे तो अब कोई क्यों नहीं था? छायांकित तारा पर रसायन और कलाकृति परिष्कृत के समग्र निम्न स्तर भी एक अजीब घटना थी। जब त्रिपाठी जीवोक्ति इस पर विचार कर रहे थे तो उनके हाथ में कंपास कलाकृति लगातार कृषक को दिव्य चेतना संदेश भेज रही थी। कई लोग आश्चर्य में इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, जबकि तेजी से एक निश्चित जगह की ओर इकट्ठा हो रहे थे। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें सिकोड़ ली। अगर यह वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल था तो ये देखने लायक था, लेकिन अगर यह नहीं था तो कोई नुकसान नहीं लगता था। अधिकतम ये केवल समय की बर्बादी होगी। ये सब सोचते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अब और संकोच नहीं किया। कंपास कलाकृति से संदेशों पर चुपके से ध्यान देते हुए वह कृषक द्वारा इंगित स्थान की ओर दौड़कर चले गए। एपिसोड नंबर 1190। त्रिपाठी जीवोक्ति को स्थान निर्धारित करने में कुछ समय लगा, लेकिन सौभाग्य से आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल का स्थान वहां से बहुत दूर नहीं था जहां वह थे, अन्यथा संचार कलाकृति जवाब नहीं देती। जब त्रिपाठी जीवोक्ति आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक चूना पत्थर की गुफा थी। इस गुफा का प्रवेश द्वार घना काला था और लगभग कोहरे की एक परत में ढका हुआ लगता था। वह अपनी नंगी आंखों से अंदर क्या था वह नहीं देख सकते थे और अपनी दिव्य चेतना को बहुत दूर तक नहीं बढ़ा सकते थे। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल इस जगह पर है। जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति पहुंचे, 3 लोगों का एक समूह जल्दी से किनारे से पास आया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अनौपचारिक रूप से चारों ओर देखा और हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि इन तीनों में से 2 कृषक के समान चोगे पहन रहे थे जिन्होंने उनसे पन्ना रेशम घास छीन ली थी। दूसरे शब्दों में 3 लोगों का ये समूह उसी बल से संबंधित था जिससे 2 लोगों ने उनसे पन्ना रेशम घास छीन ली थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से उन पर ध्यान दिया और तुरंत जानते थे कि वे किस तरह के बल से संबंधित थे। ये वास्तव में स्वर्ग लड़ने वाला संघ था, क्योंकि 3 लोगों के इस समूह में उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि अत्यंत घमंडी क्यूचांग फैंग था। लियुयान रेत क्षेत्र में स्वर्ग लड़ने वाला संघ का प्रवेश छाया चंद्रमा हॉल के समान नहीं था। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ज्वाला क्षेत्र से गुजर गए थे तो उन्हें स्वर्ग लड़ने वाला संघ से किसी से सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वह खजाना क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे तो ऐसा लगता था कि हर किसी को धीरे धीरे मिलने का मौका मिलेगा। आखिरकार जितना गहरा कोई लियुयान रेत क्षेत्र में जाता था उतनी ही कम जगह चलने के लिए होती थी। इस क्षण में क्यूचांग फैंग का चेहरा उत्साह और परमानंद से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने 2 साथी शिष्यों को इस जगह की ओर नेतृत्व किया। जाहिर है उन्हें भी एक दिव्य चेतना संदेश मिला था और जांच करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल किसी के लिए भी एक विशाल आकर्षण था। न केवल एक संत राजा क्षेत्र कृषक बल्कि उत्पत्ति पुनर्प्राप्ति क्षेत्र और उत्पत्ति राजा भी इससे लाभ उठा सकते थे। दुर्भाग्य से जो लोग लियुयान रेत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे वे केवल संत राजा थे, अन्यथा संत राजा कभी भी ऐसे खजाने का आनंद लेने में सक्षम नहीं होते। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के बारे में चिंतित क्यूचांग फैंग का त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ परेशानी ढूंढने का कोई इरादा नहीं लगता था। बस गुफा में दौड़ने से पहले उन्हें एक नजर मारते हुए उनकी आकृति गायब होने के बाद 1 और 2 से 3 कृषक विभिन्न दिशाओं से दौड़कर आए। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने अब और संकोच नहीं किया और क्यूचांग फैंग के पीछे गुफा में चले गए।
खजाना उनके सामने था। अगर वह तेज थे तो उन्हें ये मिलेगा, अगर वह धीमे थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। त्रिपाठी जीवक्ति कैसे पीछे हट सकते थे। गुफा के ऊपर अनगिनत शंकु आकार के स्तंभ लटक रहे थे। वे गुलाबी सफेद रंग में थे। गुफा में हवा साफ थी और आत्मा ऊर्जा अत्यंत घनी थी। ऐसा लगता था कि गुफा के अंदर किसी तरह का आत्मा स्रोत छिपा हुआ था। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के जन्म के लिए कई शर्तों में से इस जगह ने पहली शर्त को पूरा किया होना चाहिए। यहाँ विश्व ऊर्जा वास्तव में समृद्ध थी और ये केवल परिधि थी। अगर वे गहराई में जाते तो विश्व ऊर्जा घनत्व केवल बढ़ेगा। पत्थर की गुफा पूरी तरह से शांत थी। केवल कुछ बूंदे पानी छत से टपकती थीं, एक हल्की टपकने वाली आवाज करती हुई। त्रिपाठी जीवक्ति पूरे रास्ते में चले गए। जितना आगे वह गए उतनी ही घनी आत्मा शक्ति हो गई। पूरी धूप की स्टिक के बराबर समय तक चलने के बाद वह अचानक एक विशाल पत्थर के कमरे में दौड़कर चले गए। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का भाव जम गया। इस समय पत्थर के कमरे में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, कम से कम 20 लोग। क्यू चांग फैंग उनमें से थे और इस क्षण में वह एक निश्चित स्थान पर लालची नजर से घूर रहे थे। उनके बगल में 5 संत राजा क्षेत्र कृषक थे। ये लोग स्वाभाविक रूप से स्वर्ग लड़ने वाला संघ से कृषक थे। स्वर्ग लड़ने वाला संघ के 6 कृषकों के अलावा शेष 1 दर्जन या उससे अधिक लोग 4 समूहों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक में केवल 3 से 5 लोग थे। वहां एक छिपा हुआ चेहरा और एक दृढ़ अभिव्यक्ति वाला आदमी भी था जो त्रिपाठी जीवक्ति की तरह वहां अकेले खड़ा था। ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल अकेला है। हालांकि जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इस व्यक्ति को देखा तो उन्हें स्पष्ट रूप से खतरे का एहसास हुआ। ये व्यक्ति कमजोर नहीं था, कम से कम एक तृतीय कोटि संत राजा। त्रिपाठी जीवक्ति हमेशा अपने क्षेत्र से ऊपर के दुश्मनों को मारने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने पहले भी कुछ तृतीय कोटि संत राजाओं को मारा था। साधारण तृतीय कोटि संत राजा उन्हें ऐसी भावना नहीं देंगे। उन्हें खतरे का एहसास कराने में सक्षम होना का मतलब था कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। क्यू चांग फैंग और फैंग टियनजोंग का सामना करते समय त्रिपाठी जीवक्ति को ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ये व्यक्ति कौन था? निश्चित रूप से क्यू चांग फैंग ने अपनी लालची नजर वापस लेने के बाद और इस व्यक्ति को देखा, उनकी भौं थोड़ी सी झुक गई क्योंकि उनकी आंखों के गहरे हिस्से में डर और परेशानी का एक निशान चमक उठा। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत हैरान थे। उन्होंने क्यू चांग फैंग के अहंकार और दूसरों के लिए तिरस्कार का अनुभव किया था। उन्होंने फैंग टियनजोंग को भी अपनी आंखों में नहीं डाला। तो इस छिपे हुए चेहरे और दृढ़ अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी जो क्यू चांग फैंग को ऐसा भाव दिखाने में सक्षम हो सका? जैसे ही वह ये सोच रहे थे, क्यू चांग फैंग ने अचानक अपनी नजर डाली। उनकी आंखों में गुस्से का एक निशान चमक उठा, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवक्ति का मजाक उड़ा रहे थे कि वह खुद को अधिक आंक रहे थे। केवल एक प्रथम कोटि संत राजा क्षेत्र खेती के साथ अकेले यहाँ आने का साहस कर रहे थे। क्यू चांग फैंग के चरित्र के अनुसार वह निश्चित रूप से इस पल में इस जगह को साफ करेंगे और त्रिपाठी जीवक्ति उनका प्राथमिक लक्ष्य थे। आखिरकार कौन ऐसी अच्छी चीज पर एकाधिकार नहीं चाहता था? लेकिन कुछ सोचने के बाद क्यू चांग फैंग का गुस्सा और अनिच्छा धीरे धीरे कम हो गई। ये देखकर कि क्यू चांग फैंग का उनके साथ परेशानी ढूंढने का कोई इरादा नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें सामने की ओर मोड़ ली। ये देखना चाहते थे कि क्या आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल वास्तव में मौजूद था। उस जगह पर जहां सबकी आंखें इकट्ठी हुई थी वहां एक कुंड था। ये कुंड 200 मीटर से कम चौड़ा था और सुनहरे पानी से भरपूर था। ये कुंड अत्यंत मोटा था और एक आत्मा शुद्धिकरण आकर्षण देता था। कुंड के बगल में खड़े सभी कृषक इस आभा से ढके हुए थे और ताज़ा महसूस कर रहे थे। उनमें से कई ने खुशी और विचारशील अभिव्यक्ति भी दिखाई। जाहिर है उन्होंने अपनी दिव्य चेतना और खेती में कुछ सफलता हासिल की थी। क्या ये वास्तव में आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल है? त्रिपाठी जीवक्ति की भौं कांप उठी। पानी के इस कुंड की शक्ति को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत निर्धारित किया कि यह वास्तव में पौराणिक आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल था। लेकिन जो त्रिपाठी जीवक्ति पूरी तरह से नहीं समझते थे वह ये था कि यह आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल सुनहरे रंग में क्यों था। जोंग आओ की प्राचीन पुस्तक के अनुसार आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल आमतौर पर दूध या सफेद होता था, लेकिन अगर गुणवत्ता पर्याप्त अच्छी थी और इसे पर्याप्त लंबे समय तक संग्रहित किया गया था तो ये चांदी में बदल सकता था। सुनहरा आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल जोंग आओ की प्राचीन पुस्तक में कभी दर्ज नहीं किया गया था और ऐसा लगता था कि किसी को भी इसे देखने का मौका नहीं मिला था। क्या ये हो सकता है कि यहाँ आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल चांदी वाले से बेहतर था? क्या किसी तरह की समस्या थी? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उन्होंने खुद से सोचा, समय समय पर अपनी आंखें दूसरों की ओर मोड़ते हुए ये देखना चाहते थे कि क्या उन्हें पता था कि क्या हो रहा था। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवक्ति निराश थे। यहाँ खड़े कृषक ने केवल 2 तरह के भाव दिखाए। एक आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के लिए एक इच्छा थी, जबकि दूसरा क्यू चांग फैंग के प्रति एक डर था। केवल छिपे हुए चेहरे वाला तृतीय कोटि संत राजा शांत और अविचलित रहा। ये लोग स्पष्ट रूप से आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करना निस्संदेह एक गलती थी। उनके सामने एक खजाना होने पर कोई भी अविचलित नहीं रह सकता था। हालांकि कारण ये था कि कोई भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुंड में कूदने की जल्दी में नहीं था। वही ये था कि कुंड के ऊपर चकाचौंध वाली सुनहरी प्रतिबंध की एक परत थी।
ये एक अर्ध गोलाकार कवच की तरह था जिसने कुंड को ढक लिया था। जाहिर है किसी ने पहले इस बाधा की शक्ति का परीक्षण किया था और इससे पहले कि यह टूट जाए कोई भी कुंड में प्रवेश नहीं कर सकता था। कुंड के दूसरी ओर जमीन पर एक कंकाल क्रॉस लेग बैठा हुआ था। यह अज्ञात था कि यह कंकाल कितने समय से मर चुका था, लेकिन यहाँ तक कि जो कवच जैसी कलाकृति उन्होंने पहनी थी वह भी धुंधली और फटी हुई हो गई थी। उनके हाथ पर कोई अंतरिक्ष अंगूठी नहीं थी, इसलिए यह अज्ञात था कि क्या इसे पहले से दूर ले जाया गया था या कभी अस्तित्व में नहीं था। ये व्यक्ति मरने से पहले एक उत्पत्ति राजा रहा होगा। केवल जब एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर यहाँ मर जाता था तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा विघटित होगी और यहाँ आत्मा वसंत के साथ मिलकर आत्मा शुद्धिकरण दिव्य जल बनाएगी। जब हर किसी ने इस कंकाल को देखा तो वे दया का भाव दिखाने में मदद नहीं कर सके, क्योंकि एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र कृषक द्वारा पहना गया एक कलाकृति कवच निश्चित रूप से निम्न श्रेणी का नहीं था, संभवतः छायांकित तारा पर उच्चतम श्रेणी की कलाकृतियों से भी अधिक शक्तिशाली। हालांकि ये कलाकृति कवच स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त था और अब उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये कहना असंभव था कि यह उत्पत्ति राजा क्षेत्र मास्टर यहाँ कितने सालों से मर चुका था। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रवेश करने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोग एक के बाद एक दौड़कर आए। जाहिर है उन सभी को खबर मिली थी। क्यूचांग फैंग का चेहरा अधिक से अधिक उदास हो गया, स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था कि इतने सारे लोग इस खजाने के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने आए थे। भले ही वह असंतुष्ट थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पहले से ही 7 या 8 कृषक बल इकट्ठा थे, इसलिए भले ही स्वर्ग लड़ने वाला संघ अत्याचारी था, क्यूचांग फैंग उन सभी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इससे भी अधिक इस क्षण में उनके चारों ओर केवल 8 कृषक बल इकट्ठा थे, इसलिए वह मौजूद हर किसी को नाराज करने का जोखिम